बहुत सारे मैं डॉक्टर्स को जानता हूँ जो ये बोलते हैं कि कुछ बीमारियां रिवर्सिबल नहीं है, लाइक डायबिटिक, ब्लड प्रेशर्स, बीमारियां रिवर्सिबल है, शर्त यह है कि आपको डायबिटिक या बीपी, इनको कितना समय लगता है ठीक होने में आपके हिसाब से? चाहे डायबिटीज है चाहे किडनी फेलियर है। तो एक मजे की बात बता दूं, विद इन 5 डेज रिजल्ट्स दिखना शुरू हो जाते हैं। 5 दिन में? 5 दिन। जैसे आप गाड़ी की सर्विसिंग करते हो तो हम आपके माइंड, बॉडी, जीन्स, ब्रेन और पूरा सिस्टम और ऑर्गन सबकी सर्विसिंग कर देते हैं, ऑर्गन को एक्टिवेट कर देते हैं। विद इन 5 डेज रिजल्ट 80 से 90% लोगों को चेंज दिखना शुरू हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, आजकल जितनी भी रिसर्चेस आती है ना, ये डाउट होने लग गया है कौन सी पेड रिसर्च है, कौन सी जेन्युइन रिसर्च है। जेन्युइन 100% है। लोग थियरी में बात कर रहे हैं, हम प्रैक्टिकल में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। मुझे बताइए, प्रेग्नेंट लेडी को कुछ मेडिसिन देने से रोका जाता है, क्यों? ताकि बच्चे पे कोई असर ना पड़े बुरा। मतलब बच्चे पे असर बुरा पड़ता है। अब जब माँ के गर्भ में बच्चा था, उसका जीन्स और माइंड प्रोग्राम हो रहा था, तो बाद में भी तो जीन्स और माइंड प्रोग्राम होता है, और इसी का नाम है एपीजेनेटिक्स। आप कोई केस स्टडी बता सकते हैं, क्योंकि आपने इतने सारे पेशेंट, जब आप कह रहे हैं 400 टेस्टिमोनियल आपके यूट्यूब पे पड़े हैं। तो एक शख्स है, उन्होंने कहा कि सर एक मेरे पास बहुत अजीब केस है। तो उन्होंने बताया कि उन्हें एक बच्चा हुआ, लेकिन पता नहीं वो क्या हुआ, लड़का की लड़की पता ही नहीं, उस बच्चे को गुप्तांगी नहीं है। अच्छा, बहुत डिफरेंट केस है, मैंने नहीं सुना आज तक। तो उसने पूछा, सर आप जेनेटिक एक्सपर्ट हो तो क्या इसमें कुछ कर सकते हो? मैंने हिस्ट्री ली तो पता चला कि बोले सर सुना नहीं ऐसा केस, समझ में नहीं आया कि ऐसा भी हो सकता है और क्योरेबल है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आप सबका फिर से स्वागत है योर ओन ग्रोथ, आपका अपना विकास में। आपको मालूम है, हम सिर्फ एक्सपर्ट्स को लेके आते हैं, उन एक्सपर्ट्स को लेके आते हैं जिनसे आपकी लाइफ में ग्रोथ हो, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वेल्थ हो, चाहे रिलेशनशिप हो। और आज जिसके साथ हम बात करने वाले हैं, वो तीनों ही सेक्टर को अचीव करने में आपको मदद करने वाले हैं। वो एक डॉक्टर हैं, फैमिली भी उनकी डॉक्टर है, और एक नए लेवल पे बात कर रहे हैं, नए टॉपिक के साथ, कुछ एडवांस। आपको रुकना पड़ेगा उसके लिए। टॉपिक का नाम है एपिजेनेटिक्स। तो आज हमारे साथ हैं डॉक्टर रवि वैरागड़े। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद। एंड मुझे बहुत खुशी है कि मैं इस पॉडकास्ट पे आया हूँ, और ऐसा लगता है कि काफ़ी दिन से पहले मैंने आ जाना चाहिए था, बट थैंक यू फॉर हैविंग मी। बहुत सारे मैं डॉक्टर्स को जानता हूं जो ये बोलते हैं कि कुछ बीमारियां रिवर्सिबल नहीं है, लाइक डायबिटिक, ब्लड प्रेशर्स और बहुत सारी बीमारियां हैं। वहीं हार्वर्ड की एक रिसर्च बोलती है कि बहुत सारी बीमारियां रिवर्सिबल हैं। अभी एपिजेनेटिक्स की बात हो रही है, तो जब आप आए हैं तो मैं ही जानना चाहता हूँ, क्या बीमारियां रिवर्सिबल हैं? अगर हैं तो कैसे हैं? बीमारियाँ रिवर्सिबल है, शर्त यह है कि आपको बीमारी को रिवर्स करने का इंटेंशन होना चाहिए। लेकिन जिसको बीमारी हो तो इंटेंशन रखता ही होगा। नहीं रखता, वही तो प्रॉब्लम है। अच्छा। सबसे ज्यादा इंटेंशन लोगों का होता है कि सर बीपी कंट्रोल कर दो, बढ़ गया टेंशन हो जाती है, कम हो गया नॉर्मल हो जाता है, अच्छा लगता है। तो लोग है ना, बीमारी को रिवर्स करने की इंटेंशन से काम नहीं कर रहे, कंट्रोल के इंटेंशन से काम कर रहे हैं। किसी को पेन है तो वो चाहता है कि पेन को रिलीफ मिल जाए, वो रिलीफ के इंटेंशन से काम कर रहा है। किसी को डायबिटीज है, शुगर बढ़ गया 500 है, सर बहुत टेंशन हो रही है, सर प्लीज इसको कंट्रोल कर दो। तो आप गोली ले लो, कंट्रोल होगी 200 के अंदर, आके आप खुश। तो आपका इंटेंशन रॉन्ग जा रहा है। आपको कंट्रोल चाहिए, मैनेजमेंट चाहिए, तो कंट्रोल मिल रहा है, मैनेजमेंट मिल रहा है। ओके। तो अब रिवर्सल का इंटेंशन अगर रहेगा तो फिर आप रिवर्सल के लिए अलग कोशिश करोगे। जैसे एग्जाम्पल, अगर डायबिटीज किसी को है, उसने टैबलेट शुरू कर दी, अब वो टैबलेट ले रहा है, शुगर कंट्रोल हो गया, राइट? लेकिन अब वो जिंदगी भर गोली लेगा, और कितने साल लेगा? 5 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल, 50 साल, शायद आखिरी सांस तक वही काम करेगा जिससे पता है ठीक नहीं होने वाला। वो डोज भी बढ़ती जाएगी। डोज बढ़ती जाएगी क्योंकि कंट्रोल करना है। ठीक है। तो इस बंदे ने क्या किया, 50 साल गोलियां खाई, एक दिन भी रिवर्सल की कोशिश नहीं की। ओके, तो कैसे कर सकते हैं? मान लीजिए कोई डायबिटिक का पेशेंट हमारा देख रहा है, तो क्या क्या प्रोसीजर होना चाहिए एक नॉर्मल लेमन के हिसाब से? क्या सिंपल, पहले डायबिटीज का कारण देख लो, ओके। क्यों आया डायबिटीज। अब एग्जाम्पल ले लेते, अब सपोज डायबिटीज खान पान की गड़बड़ी से आया है, आता है, राइट? बिल्कुल आता है। तो फिर इलाज में पहले खान पान की गड़बड़ी को करेक्शन करो, दवाई से ज्यादा महत्व उसे दो। ओके। अगर पता चला कि खान पान तो सही है, लेकिन स्ट्रेस के कारण आया है, स्ट्रेस के कारण डायबिटीज होता है, राइट? बिल्कुल होता है। तो फिर आप खान पान के पीछे इतना मत पड़ो। अब आपको देखना है कि वो स्ट्रेस जो उसके माइंड पर आ रहा है, उसे आप कैसे कम करो। आप कहोगे स्ट्रेस तो हर एक को है, तो मैं कहूंगा कि आप उस पर्सन को समझ के उसके माइंड के अंदर जाकर उसमें चेंजेस कर सकते हो। ये तो बहुत सारे साइकोथेरेपी टेक्निक्स है, आरईबीटी है, सीबीटी है, एनएलपी है, हिप्नोसिस है,
साइके मेथड है, इतने सारे मेथड्स है। तो आप करो, तो कोशिश तो करो, लेकिन मैंने कहा ना इंटेंशन ही नहीं है। तो यहाँ पर इंटेंशन आएगा तो ये सब होगा। फिर आपको कि नहीं सर ये कारण नहीं है, स्टीरॉयड लिया था सर, कोविड में स्टीरॉयड लिया था और स्टीरॉयड की वजह से डायबिटीज हो गया। तो अभी दोनों करके फायदा नहीं होगा। अब आपको स्टीरॉयड के साइड इफेक्ट या कोई भी मेडिसिन के साइड इफेक्ट निकालने वाली थेरेपी करनी होगी, डिटॉक्स करना होगा और मेडिसिन लेनी होगी, तो डायबिटीज रिवर्स हो जाएगा। मतलब हमें रूट कॉज नहीं पता होता और हम जेनरिक सॉल्यूशन लेते हैं, एम आई राइट? हाँ, हम सभी को एक ही बोलते ना, एक ही चोगा सबको पहना रहे, इट डजंट वर्क लाइक दैट, राइट? अब आपके ड्रेस की चॉइसेस अलग है, मेरी अलग है, आपका माइंड अलग है, मेरा अलग है, आपका जेनेटिक्स अलग है, मेरा अलग है, आपकी बीमारी अलग है, मेरी अलग है, दवाई कैसे सेम? है ना, सुनने में ना बड़ा अच्छा लगता है कि ये बीमारियां रिवर्सेबल हैं, लेकिन अब आपको मालूम है हम डिजिटल ईरा में रह रहे हैं, तो आपको पता नहीं लगता कि क्या सही इंफॉर्मेशन आ रही है और कौन सी एक 60 सेकंड के रील के अकॉर्डिंग आ रही है। एकदम बराबर। तो अब आप खुद एक क्वालिफाइड डॉक्टर हैं, आपकी वाइफ भी एक क्वालिफाइड डॉक्टर हैं, तो मैं जानना चाहूँगा आपने जब इस पे काम किया है तो क्या रिजल्ट आया और क्या इसका ऑथेंटिक वे है? अगर मान लीजिए डायबिटिक को ही लेते हैं एक बार, जिसको रिवर्स करना है, तो मैं थोड़ा सा उस पर जानना चाहूँगा। सबसे बड़ी बीमारी मैं कहूंगा इस पॉइंट के साथ कि सोशल मीडिया ही सबसे बड़ी बीमारी बन चुकी है, क्योंकि हर कोई यूट्यूबर आता है, हेल्थ की बात कर लेता है, हाँ, तो लोगों को पता ही नहीं चलता कि यार सही गाइडेंस क्या है। आपने एकदम सही कहा। मतलब मैं एक पेशेंट को जानता हूँ जिसने किसी यूट्यूबर का यूट्यूब वीडियो देखा और उसने डाइट फॉलो किया, 0 फैट डाइट, 1.5 साल 0 फैट डाइट फॉलो किया, फुल प्रोटीन 0 फैट, राइट? अब 0 फैट था तो फैट सॉल्युबल विटामिन ने काम करना बंद कर दिया, ओके। और इस व्यक्ति को ब्लीडिंग हुआ, ब्रेन के अंदर ब्रेन हेमोरेज हो गया, पैरालिसिस हो गया। तो इतना खतरनाक होता है कि किसी भी वीडियो पर अपनी पूरी लाइफ दाव पे लगा देना। तो इसलिए मतलब मेरा ये पॉडकास्ट पे आने का पर्पज ये है कि लोगों को डॉक्टर के थ्रू सलाह मिले, राइट? एग्रीड। अब दूसरा आपने जो कहा कि ये सुनने में अच्छा लगता है रिवर्सल, क्या सही में पॉसिबल है? जब डायबिटीज की बात हो रही है तो जनरली हम छोटी बीमारी पर काम भी नहीं करते क्योंकि आसान है। अच्छा, डायबिटिक आपके हिसाब से छोटी बीमारी? हाँ, डायबिटीज ज्यादा आसान है, बहुत आसान है। चलो मैं बताता हूँ आपको, हम काम जिस बीमारी पे करते हैं तब आप बताना है छोटी बीमारी है कि नहीं है। प्लीज। हम काम करते हैं क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस, किडनी फेलियर, लीवर फेलियर, ऑटोइम्यून डिसीजेस, कैंसर, पार्किंसंस डिसीज, मोटर न्यूरॉन डिसीज, डिमेंशिया, मतलब जितनी अल्ट्रा मॉडर्न खतरनाक बीमारियां हैं हम उसमें काम करके रिवर्सल दिखाते हैं। छोटी बीमारियों की क्या बात है? वाह। तो रिवर्सल होता है क्या? आंसर इज यस, डेफिनेटली होता है। सिर्फ आपका अगेन इंटेंशन होना चाहिए और आपने उतनी मेहनत करना चाहिए। इन छोटी बीमारियों को पकड़ लेते हैं, डायबिटिक या बीपी, इनको कितना समय लगता है ठीक होने में आपके हिसाब से? पर्सन टू पर्सन वेरी करता हूँ, आई डू एग्री, 100%। लेकिन फिर भी आइडिया ऑन एन एवरेज, क्योंकि आपने इतने सारे केसेस किए हैं उसके बेस पर। देखिए आमतौर पर आप देखोगे दो टर्म्स, एक तो रिवर्सल और क्योर, ओके, राइट? सो आप जिस स्थिति में हो, चाहे डायबिटीज है, चाहे किडनी फेलियर है, चाहे डिमेंशिया हो, आपको अगर आप प्रॉपर फॉलो करते हो तो एक मजे की बात बता दूं, विद इन 5 डेज रिजल्ट्स दिखना शुरू हो जाते हैं। 5 दिन में? 5 दिन में। और मैं खतरनाक की बात कर रहा हूँ, आसान के तो दिखेंगे ही दिखेंगे। तो हमारा एक 5 डेज का रिट्रीट आता है, तो ऑल ओवर इंडिया से, वर्ल्ड से, मॉरिशस, ऑस्ट्रेलिया, लंदन, दुबई, फ्रांस, सब जगह से पेशेंट्स आ चुके हैं, इंडिया के हर कोने से आते हैं। और ये ऑफलाइन होता है वो? ये ऑफलाइन वाला है। हमारा ज्यादातर काम सब ऑनलाइन है, बट ये जो आपने कहा ना कितने जल्दी रिजल्ट आ सकता है, तो हमारे 5 डेज के प्रोग्राम में इंस्टेंट हीलिंग के द्वारा हम रिजल्ट लाते हैं। इसे कहते हैं इंस्टा हीलिंग। जमाना भी इंस्टा का ना, इंस्टाग्राम, राइट? तो हमने इसे इंस्टा हीलिंग ऐसा प्रोडक्ट बनाया है जो 5 डेज के अंदर आपका पूरा सेटअप अंदर से चेंज कर देता है। ओके। जैसे आप गाड़ी की सर्विसिंग करते हो, राइट? तो हम आपके माइंड, बॉडी, जीन्स, ब्रेन और पूरा सिस्टम और ऑर्गन सबकी सर्विसिंग कर देते हैं, ऑर्गन को एक्टिवेट कर देते हैं। विद इन 5 डेज रिजल्ट 80 से 90% लोगों को चेंज दिखना शुरू हो जाता है। और इवन चेंज पेशेंट को अच्छा लगेगा, इट्स ओके, बट उसका यूरिन की क्वांटिटी कम आ रही है तो वो बढ़ना चाहिए। ब्लड रिपोर्ट में भी चेंज आता है। इवन काफी बार तो हमने सिटी स्कैन में भी 5 दिन के अंदर चेंजेस देखे हैं। सो इट इज सो पावरफुल। ओके। तो इसके बारे में मैंने इंस्टा हीलिंग कोड, हमारी बुक है 5 डेज इंस्टा हीलिंग कोड, उसमें मैंने इसके बारे में लिखा भी है कि हम एग्जैक्टली क्या करते हैं, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं। और किसी को जानना है तो आप यूट्यूब पर जाइए, डॉक्टर रवि वैरागड़े लिख दीजिए,
5 डेज लिखो या मैजिक लिखो या कुछ नहीं लिखो, तो बहुत टेस्टिमोनियल्स मिल जाएंगे आपको। तो विद इन 5 डेज लाइफ चेंजेस कंप्लीटली एंड डिसीज स्टार्ट्स चेंजिंग इमीडिएटली। मैं जब आपके बारे में देख रहा तो एक एपिजेनेटिक्स टर्म्स आती है। अब मेरे लिए नई टर्म इसलिए है, पढ़ा है मैंने, देखा है, क्योंकि बहुत पुरानी साइंस नहीं है। मैं 30 साल पुराना, 30-40 ईयर्स से ज़्यादा पुरानी नहीं, जो आप बता भी रहे थे। ट्रू। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, आजकल जितनी भी रिसर्चेज आती है ना, ये डाउट होने लग गया है कौन सी पेड रिसर्च है, कौन सी जेन्युइन रिसर्च है। सो ट्रू, तो कंप्लीटली एग्री। इसको अगर ऑडियंस को समझना हो क्या होता है एपिजेनेटिक्स, क्योंकि हमने जो सुना है डीएनए जो बन गया, मान लीजिए पेरेंट्स को शुगर हो गई तो कैरी फॉरवर्ड होगी, कहते हैं कैंसर भी कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, बीपी भी कहते हैं कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जो कैरी फॉरवर्ड होती हैं डीएनए के थ्रू। राइट। तो ये डीएनए से कैसे अलग है और क्या टर्म्स हैं और कितनी जेन्युइन है? जेन्युइन 100% है। ओके, ठीक है, लोग थियरी में बात कर रहे हैं, हम प्रैक्टिकल में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। साउंड्स गुड। राइट। तो अब मैं थोड़ा सा जनरल पब्लिक को भी समझने का जरूरी है। आपने सही कहा। मुझे बताइए, प्रेग्नेंट लेडी को कुछ मेडिसिन देने से रोका जाता है, क्यों? ताकि बच्चे पे कोई असर ना पड़े बुरा। मतलब बच्चे पे असर बुरा पड़ता है। अब मुझे बताओ, वो जो गलत दवा देने में आ गई तो फिर पता चला कि बच्चे के हार्ट में छेद है, तो ये होता कैसे? क्योंकि वो दवा ने जेनेटिक डेवलपमेंट के साथ इंटरफेयर किया, यानी कि कुछ दवाइयाँ जीन्स पर इफेक्ट करती है। साइड इफेक्ट जिसको आप बोलते हैं। साइड इफेक्ट भी तो इफेक्ट ही है एक तरह का, राइट? ओके। तो कुछ दवाइयाँ निगेटिव इफेक्ट करते हैं, सब मानेंगे, बिल्कुल। लेकिन कुछ ऐसी भी दवाई होगी जो पॉजिटिव इफेक्ट करेंगे जीन्स पर, बिल्कुल, जब नेगेटिव है तो पॉजिटिव भी हो सकता है। तो वो हम करते हैं। ओके। तो एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा, प्रेग्नेंट लेडीज के लिए गर्भ संस्कार करते हैं आजकल। क्यों करते हैं? जिससे बच्चा हेल्दी हो और उसके माइंड को प्रोग्राम किया जा सके। वेरी गुड। तो अगर गर्भ संस्कार करते हैं तो बच्चे का माइंड प्रोग्राम होता है, लेकिन अगर बच्चे की माँ को स्ट्रेस आया तो भी माइंड तो प्रोग्राम हो रहा है निगेटिवली। बिल्कुल हो रहा है। फिर बीमारियां भी आएगी। 100% आएगी। राइट। यानी कि माइंड भी प्रोग्राम किया जा सकता है। तो हम जो नॉर्मल पेशेंट्स, किसी भी पेशेंट को सबसे पहले उसका माइंड प्रोग्रामिंग करते हैं और जेनेटिक प्रोग्रामिंग करते हैं। अब जब माँ के गर्भ में बच्चा था, उसका जीन्स और माइंड प्रोग्राम हो रहा था, तो बाद में भी तो जीन्स और माइंड प्रोग्राम होता है, और इसी का नाम है एपीजेनेटिक्स। अच्छा, प्रेगनेंसी के बाद जो हो, यानी कि जब जैसे भी आपका माइंड प्रोग्राम करना है तो वो एपिजेनेटिक्स में आ जाएगा। है नहीं। अच्छा। जीन्स पर आपका वातावरण कैसे इन्फ्लुएंस करता है, इस साइंस का, इसको स्टडी करने के साइंस का नाम है एपीजेनेटिक्स। आपका आसपास का एनवायरनमेंट कैसे इम्पैक्ट डालता है आपके ऊपर। सो एपीजेनेटिक्स मींस एनवायरनमेंट का जीन्स पर कैसे असर होता है। ओके। तो असर तो होता है, चॉइस आपकी है। आप जानबूझकर नहीं करोगे ना, तो अनजाने में तो नेगेटिव इम्पैक्ट तो हो ही रहा है। जैसे मैं कहीं पढ़ रहा था, मुझे आप करेक्ट करना, कि जैसे आपकी बॉडी में हर तरह की इश्यूज हैं, डायबिटिक के भी हैं, बीपी के भी हैं, कैंसर के भी हैं, जीन्स हैं उसके अंदर। यस। तो अब वो डिपेंड इस पर करता है कि एनवायरनमेंट कैसा है, वो ओपन होंगे या नहीं होंगे, वो डोरमेंट भी रह सकते हैं, ऐसा ही है। परफेक्ट। देखिए, जीन्स आपके पास है तो आपको बीमारी आएगी ऐसा जरूरी नहीं है। ओके। लेकिन वो जीन्स को ट्रिगर कर दिया जाए, उसे एक्टिव कर दिया जाए, तो बीमारी आ जाएगी। अब एक्टिव कर दिया जाए मतलब कोई जानबूझ के एक्टिव तो करता नहीं है, लेकिन हमारा स्ट्रेस हो गया, हमारे ब्रेन के पैटर्न हो गए, मेंटल शॉक, किसी की डेथ होगी परिवार में, या बहुत टफ पीरियड से आप गुजर रहे हो, या खान पान में गड़बड़ हो गई, तो या कोई गलत दवाइयां लेने में आ गई, या मेडिसिन का साइड इफेक्ट हो गया, वैक्सीन का साइड इफेक्ट हो गया। इतने सारे कारण हैं जो आपकी जीन्स को ट्रिगर करके एक्टिव कर सकते हैं। ये वैसा ही है जैसे आप लैंड माइन्स आपने बिछा रखी है, अगर जा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, गलती से पैर दब गया तो फटेगा ही फटेगा। इतने लैंड माइन बहुत सेंसिटिव होता है, ह्यूमन बॉडी बहुत स्ट्रांग होती है, तो एक बार में नहीं होता। ओके। जैसे आपने कहा माचिस होती है, माचिस में बारूद है, बिल्कुल, तीली में भी बारूद है, तो दोनों अकेला कुछ नहीं कर सकते। एग्रीड। जब वो माचिस में बारूद में तीली आप एक बार करोगे, कभी कभी एक बार में जल जाएगी, कभी कभी 4-5 बार करोगे तो जलेगी। तो जीन्स ये माचिस है और ये तीली जो है एनवायरनमेंट है। तो जब जो एनवायरनमेंट उस पर इम्पैक्ट करेगा तो एक समय फायर आएगा, दैट इज अ डिसीज। अच्छा, हमने इस पे अलग कंटेंट बनाया था, अलग अलग माइंडसेट से। हाँ। क्या हुआ कि हम घर में जब पूजा करने का समय आया तो एक मेरे पास माचिस थी जो छोटी सी थी, लेकिन वो काम नहीं कर रही थी। एक बड़ी माचिस थी। और इंटरेस्टिंगली क्या हुआ, जब छोटी माचिस की जो छोटी तिल्ली थी वो उसी प्लेटफॉर्म पर नहीं जल रही थी,
मैंने प्लेटफॉर्म चेंज किया, नहीं बड़ी माचिस का प्लेटफॉर्म यूज किया, वो हाँ। इमीडिएटली इग्नाइट हो गई। यस मेरे दिमाग में क्लिक किया, मैं कहा हम भी ऐसे ही हैं। मान लीजिए किसी के पास पोटेंशियल कम है यस और वो एनवायरनमेंट सही में आ जाए तो उसका पोटेंशियल 100 टाइम बढ़ जाता है। दैट इज एपिजेनेटिक्स। मतलब अगर आप किसी बंदे को सही लोगों में रख दो, उसका कंप्लीट डेवलपमेंट चेंज हो जाएगा, उसका चेहरा चेंज हो जाएगा। ये स्टडीज भी हुए, लोगों ने ट्विंस को लिया और एक को गलत वातावरण में रख दिया, सपोज एक को आतंकवादियों के बीच रख दिया, एक को पुजारियों के बीच रख दिया, राइट? पहले दोनों दिखने में सेम थे और चेहरा तो आपका जेनेटिकली गिफ्टेड है ना। कुछ सालों बाद देखा तो दोनों के चेहरे भी बदल चुके थे, हाव भाव बदल चुके थे, एक्सप्रेशन बदल चुके थे और दोनों कंप्लीट डिफरेंट लग रहे थे, राइट? तो ये इसलिए हुआ कि वातावरण का जीन्स पर इम्पैक्ट होता है। तो ये मल्टीपल स्टडीज से साबित हो चुका है। तो मैं कहता हूं अगर मल्टीपल स्टडीज से साबित हो गया कि जीन्स को आप इम्पैक्ट कर सकते हो, तो ऐसे कोई डॉक्टर क्यों नहीं करता कि ये जीन्स के इम्पैक्ट करने की जिम्मेदारी ले और पेशेंट को हील कर ले उससे। सर आपने एक बात बोली थी कि इंस्टेंट का जमाना है, हाँ, तो फिर डॉक्टर भी आजकल वैसे वाली वो हैं दवाई दे देते और हैं। पेशेंट भी आजकल वैसे वाले, दोनों की बात है। देखिए प्रॉब्लम ऐसा है, दवाई देना दुनिया का सबसे आसान काम है क्योंकि प्रोटोकॉल्स ही रहते हैं। मलेरिया में ये गोली दो, शुगर में मेटफॉर्मिन से शुरू करो, माइग्रेन में ये दवाई देना है, ब्लड प्रेशर में टेलमेसार्टन ज्यादातर लोगों को मिल रही है। तो ये प्रोटोकॉल से बहुत आसान है, राइट? और तभी केमिस्ट दे देता है सर। केमिस्ट क्या, आप घर में बोलो कि इसको थायराइड हो गया तो बाजू वाला बोलता है आपको पड़ोसी थायरोक्स चालू कर दो, थायरोक्सिन, राइट? बिल्कुल सही है। तो ये बहुत आसान हो गया है। और एक मैं हमेशा कहता हूँ कि देखो आसान का काम कभी भी आपको सफलता नहीं दिला सकता। द हार्ड वर्क विल गिव यू सक्सेस, एग्री और नॉट? टोटली एग्री सर, 100% एग्री। तो हेल्थ में भी वैसी है, आपको अगर आसान वाला काम चाहिए, दवाई शुरू कर दो, गारंटी है कि आप कभी ठीक नहीं होने वाले। आप कोई केस स्टडी बता सकते हैं, क्योंकि आपने इतने सारे पेशेंट, जब आप कह रहे हैं 400 टेस्टिमोनियल आपके यूट्यूब पे पड़े हैं, मैं केस स्टडी के थ्रू जानना चाहूंगा। जो आप, कई बार ऐसे कुछ केसेस होते हैं जो आपकी लाइफ पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं। चलो मैं 2-3 केसेस आपको बता देता हूँ शॉर्ट में, ठीक है? एक मैं प्रैक्टिस करता हूँ एज अ जेनेटिक एपीजेनेटिक रूट कॉज ट्रीटमेंट एक्सपर्ट। ओके। तो मैं सेमिनार लेता था, जेनेटिक डिसीज रिवर्सल सेमिनार्स हमने सब जगह लिए, मुंबई, पुणे, बैंगलोर, हैदराबाद, अहमदाबाद, सूरत, एंड देन दिल्ली, देन थाईलैंड, एंड देन सिंगापुर, देन दुबई, मतलब सभी जगह मेजर जगह तो लिया हमने, राइट? तो मैं बैंगलोर में सेमिनार ले रहा था और सेमिनार के बाद एक शख्स आए, फुल डे का 8 घंटा हम लोगों को समझाते थे। आज नहीं समझाना पड़ता, लोग समझदार हो गए, लोगों को पता है कि जीन्स पे काम करना चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ सपोज 15 साल पहले की, 10 साल पहले की। तो उस समय हम सेमिनार्स लिया करते थे कोविड से पहले। तो एक शख्स आया, उन्होंने कहा कि सर एक मेरे पास बहुत अजीब केस है। मैंने कहा क्या है बताओ। स्टोरी बहुत लंबी है लेकिन मैं शॉर्ट कर रहा हूँ। तो उन्होंने बताया कि उन्हें एक बच्चा हुआ, लेकिन पता नहीं वो क्या हुआ, लड़का की लड़की पता ही नहीं है। उस बच्चे को गुप्तांगी नहीं है। अच्छा। बस एक छेद है जहां से पेशाब होती, दैट्स इट। बहुत डिफरेंट केस है, मैंने नहीं सुना आज तक। हाँ तो मैंने भी नहीं सुना था तब तक। इट वाज सच अ बहुत रेयर different। केस। ओके। तो उसने पूछा सर आप जेनेटिक एक्सपर्ट हो तो क्या इसमें कुछ कर सकते हो? तो मैंने हिस्ट्री ली तो पता चला कि बोले सर ये केस पूरी दुनिया घूम चुका है। इंडिया में सब हो गए, मेजर डॉक्टर सारे हो गए, एंड वर्ल्ड में अमेरिका से लेके हमको लंदन में भी भेजा है, ऑस्ट्रेलिया, सब जगह हमने रिपोर्ट भेज दी है। सबने कहा कि ये बीमारी है ही नहीं, ये तो जेनेटिक डिफेक्ट है। अब जेनेटिक डिफेक्ट, ये तो भगवान का काम था ना ऑर्गन डेवलप करना, ये हम इंसान क्या करेंगे उसमें? तो सबने कहा कुछ नहीं कर सकते, 16 साल का हो जाएगा, बता देना लड़का चाहिए लड़की बना, लड़का बना देंगे, लड़की चाहिए लड़की बना देंगे प्लास्टिक सर्जरी से। अब वो इतने, मतलब सोचो आप पेरेंट्स पे क्या बीत रही होगी ना। मतलब अपने आप में रेयरेस्ट केस है। हाँ वो बेचारे तो डिप्रेशन में थे, पूरा स्ट्रेस में थे कि बोले ये क्या हो गया बच्चे के साथ। बोले अब हम क्या करें, बच्चा कैसे जिएगा, क्या बन के जिएगा, नाम क्या रखे। चलो नाम का तो उन्होंने जीन्स का स्टडी किया, पता चला शायद अगर नॉर्मल डेवलपमेंट होता तो ये लड़का होता, तो नाम लड़का का रख दिया। लेकिन अब वो प्रॉब्लम है कि वो बच्चा जैसा बड़ा होते जाएगा उसको पता चल जाएगा ना मैं अब नॉर्मल हूँ, तो वो तो डिप्रेशन में जाएगा। पेरेंट्स आज ही डिप्रेशन में। तो ये हमारे सेमिनार में है, बोले कुछ कर सकते क्या? मतलब देखिए हमने ऑर्गन को डेवलप करने का काम पहले भी किया है लेकिन जीरो से नहीं। जैसे एक केस, एक कंडीशन होती है हाइपोप्लास्टिक यूटेरस, उसमें क्या होता है लड़की बड़ी हो जाती है 20-22 साल की हो जाती है, यूटेरस 6-7-8 साल पे रुक जाता है। ओके। तो उससे ग्रोथ नहीं हुई, तो हमने इनको डेवलप किया है पहले भी, ठीक है। देन एक का टेस्टिस एट्रोफी हो गया था,
तो हमने उसे भी डेवलप करके दिया है। देन पैनक्रियाज एट्रोफी में तो हमने बहुत सारा काम किया, बहुत सारे केसेस को रिजल्ट दिए। तो मतलब हम ये तो काम कर चुके, लेकिन ऑर्गन है ही नहीं। भगवान का काम था डेवलप करना, उसको हम कैसा करें? बड़े बड़े सर प्लीज कुछ कीजिए, कुछ भी संभव है क्या? 1% भी चांस है क्या? मैंने कहा देखिए, हमको पता है कि जीन्स को स्टिमुलेट किया जा सकता है, सिर्फ ऐसा केस किया नहीं है। तो आप ये मत पूछिए ऐसा केस किया है क्या, रेयर केस है, लेकिन कोशिश कर सकते हैं, कोशिश करनी चाहिए। तो उसने कहा सर 1% भी चांस तो मैं रेडी हूँ। मतलब 1% की बात करो तो 1% चांस तो 100% है। तो उसने तुरंत किया, बोला सर चेक लो, आप बताओ। मतलब 5 साल मत बोलना मुझे कुछ भी, 5 साल लगेंगे मिनिमम। 5 साल के बाद हम डिसाइड करेंगे रिजल्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। अभी आप 1 साल के लिए बुक कर रहे हो, मुझे लगा चांस कुछ भी नहीं है तो मैं मना कर दूंगा, बट इट्स ओके। हमने कोशिश शुरू की, स्टोरी बहुत लंबी है, मैं शॉर्ट कर रहा हूँ ऑडियंस के लिए। तो हमने कोशिश शुरू की, पहले 3-4-6 महीने कोई रिजल्ट नहीं है, 7-8 महीने में थोड़ा हल्का सा रेड रेड एरिया लगा, 9th मंथ में लगा कुछ ग्रोथ हो रही है। कितने साल का बच्चा था तब वो? जब हमारे पास आया तो 6.5 साल का था। ठीक है। ठीक है, अब 6.5 साल में तो बहुत बड़ा बच्चा हो गया, मतलब उसके तो सारे ऑर्गन्स आ जाने चाहिए थे अब तक। तो सब कर ले, टेस्टोस्टेरोन दे दिया, सब कुछ कर लिया था, कुछ नहीं आया। तो फिर वो आ गया, तो फिर वो डेवलप होते होते आज उस बच्चे को ट्रीटमेंट शुरू करके 7-7.5 साल हो चुके हैं, मतलब वो टीनेजर है। तो उसका पूरा जीनेटल ऑर्गन, उसका पेनिस, स्क्रोटम, टेस्टिस, पूरा मेल जीनेटल ऑर्गन शून्य से पूरा डेवलप हुआ, और आज उस बच्चे के पास 95% सारा नॉर्मल स्ट्रक्चर विथ ऑल द फंक्शंस, विथ ऑल द इरेक्शंस अवेलेबल है। वाह, तो ये अपने आप में अनूठा केस है। और आप कहते हो एपिजेनेटिक का एप्लीकेशन कैसे होता है, तो शायद इससे बेहतर एग्जांपल पूरी दुनिया में कुछ भी नहीं है। और एक बच्चे की लाइफ बच गई। एक नहीं तो वो बच्चे की डिप्रेशन। लाइफ नहीं, वो तो पापा को डायबिटीज हो गया स्ट्रेस की वजह से, किडनी खराब हो गई, हार्ट प्रॉब्लम आ गए, कितनी लाइफ बच जाती है। देखो स्ट्रेस से फर्क तो पड़ता है, क्योंकि हम लोग, आपको मैंने बताया था कि हम फिंगरप्रिंट स्टडी करते हैं। यस, तो कुछ एक पर्टिकुलर डिजाइन होते हैं, जो मदर जब स्ट्रेस में होती है तभी बनता है वो। कंप्लीटली अग्री। वो डिजाइन, जैसे हम आर्क बोलते हैं इसे, वो बहुत बार हमने रिकन्फर्म किया इसको, कि मदर का लेवल क्या था स्ट्रेस का, इमोशन स्ट्रेस था, फाइनेंशियल स्ट्रेस था, फिजिकल स्ट्रेस था। और कई बार ऐसा देखा पैटर्न कुछ एक बन रहा था, और उसी समय प्रेगनेंसी में कोई बात हुई होगी, वो पैटर्न चेंज हो जाता है, जिसको एक्सीडेंटल पैटर्न्स बोलते हैं हमारे यहाँ पे। 100% एग्री करता हूँ इस बात से तो। और ये केस ने तो मतलब गजब खुल का, गया पूरा दिमाग है ना। पूरा मतलब सुना नहीं ऐसा केस, समझ में नहीं आया कि ऐसा भी हो सकता है, और क्योरेबल है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, क्या और ये क्या, ये केस बताने का पर्पस ये था, लोगों को पता चल जाता अरे यार ये केस हो सकता है, तो फिर तो मेरा तो हो ही सकता है। हाँ, क्योंकि हमें रेफरेंस मिल गया ना कि इस Exactly. लेवल तक का हो सकता है। मैं एक और केस बताता हूँ, अब और एक गजब का रेफरेंस। आजकल आप देख रहे हो किडनी फेलियर की इतनी ज्यादा मात्रा बढ़ रही है, मतलब सब जगह डायलिसिस यूनिट, सीकेडी यूनिट चालू हो गए। तो एक लेडी है, किडनी फेलियर है, एंड स्टेज रीनल डिसीज, ESRD कहते हैं इसे। तो इसको बोलते हैं किडनी फेलियर का लास्ट स्टेज। ओके। तो उसका यूरिया कुछ 170 के आसपास, क्रिएटिनिन 11.5 के आसपास, और EGFR 3 जो कि होना चाहिए 90 के ऊपर, 80-90 के ऊपर। EGFR क्या होता है? EGFR का मतलब होता है एस्टिमेटेड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, यानी कि ये बताता है किडनी सही मायने में कितनी काम कर रही है। अच्छा। तो ये यूरिया और क्रिएटिनिन जो हम टेस्ट करते हैं उससे कई गुना इंपॉर्टेंट टेस्ट है। तो ये टेस्ट बता रही है कि दोनों किडनियां मिलकर 3% काम कर रही है। बस एक हफ्ते में 3 बार डायलिसिस हो रहा है, और डॉक्टर ने कहा ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। तो अब इसका तो कोई संभव ही नहीं है, एंड स्टेज है, मतलब किडनी तो खत्म ही हो गई ऑलमोस्ट, 3% मतलब। तो इसका मतलब कहीं सोच भी नहीं सकता कोई कि इसमें कुछ हो सकता है। हमारे पास सारे ऐसे ही केसेस आते हैं ज्यादातर, जहां किसी सबने बोल दिया कुछ नहीं हो सकता, देन हम काम शुरू करते हैं। ठीक है, तो वो लेडी आई, बोले कुछ हो सकता है क्या? तो एज यूजुअल मैंने कहा हम किडनी फेलियर का इलाज ही नहीं करते, हम उसका कारण ढूंढते और फिर कारणों का इलाज करते। तो हमने उसे डिटॉक्स प्रोसेस में शिफ्ट किया पूरा। तो पूरा कंप्लीट सेलुलर डिटॉक्स किया, नॉर्मल डिटॉक्स नहीं करते हैं। जैसे पंचकर्मा का अच्छा डिटॉक्स है, लेकिन क्या वो किडनी में से भी टॉक्सिन्स को निकालता है? शायद नहीं, अतड़ियों में से निकालता है। 2 डिटॉक्स की बात करी, एक सेलुलर डिटॉक्स और जो एक पंचकर्मा, तो ये हाँ, तो पंचकर्मा एक बहुत अच्छा डिटॉक्स है जो अतड़ियों को प्रॉपरली क्लीन कर देता है, और उसके आजू बाजू में भी डिटॉक्स का काम करता है। लेकिन क्या वो ब्रेन में से निकाल लेगा? नहीं, उसके अलग टेक्निक्स आती है। क्या वो किडनी में से निकाल लेगा? अगेन शायद नहीं, राइट। तो हमारे पास कुछ मशीन है उसकी,
हमने प्रॉपर उसका डिटॉक्स कराया, कुछ मेडिसिन है वो भी दी, तो एक बार डिटॉक्स करवा दिया। उसके बाद अब हमने क्या किया, देखिए हमें पता है किडनी में प्रॉब्लम है, लेकिन किडनी पे काम करके कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि अगर वो किडनी एक खराब सेब की टोकरी में रखा हुआ सेब है तो वो भी खराब हो जाएगा। ओके, मतलब ट्रांसप्लांट करा तब भी तो ये सेम रिस्क रहेगा। वही होता है, तो ट्रांसप्लांट करके तो नई किडनी लेके आओ सेम बॉडी में, मतलब नई किडनी पुरानी बॉडी में, बताओ रिजल्ट क्या होगा? तो सेम वापस वापस खराब हो कुछ जाएगा। सालों में खराब हो जाएगी। कुछ लोग लकी होते हैं तो 8-10 साल लग जाते खराब होने में, कुछ लोग 5-6 साल में खराब हो जाती है, राइट? तो अल्टीमेटली वो किडनी तो वापस खराब होनी है। तो हमने बोला नहीं, ये मेथड तो काम ही नहीं करेगा। मुझे अचानक से एक एग्जाम्पल याद आता है ऐसे समय, जो मैं बताना चाहूंगा यहाँ पर। फिश पॉन्ड देखा है आपने? जी। बड़ी खूबसूरत फिश तैर रही है, बढ़िया मजा आता है देख के, है ना? आई एंजॉय। तो जब वो फिश तैर रही है और अचानक से एक दिन देखोगे आप कि फिश तो आज तैर नहीं रही है, नीचे नीचे ही है, तो आपको लग रहा है यार फिश कुछ हो रहा है, गड़बड़, मर जाएगी, राइट? यहाँ पे बात हो रही थी किडनी, कुछ हो रहा है, मर रहा है। ठीक है। फिश पॉन्ड में आप क्या करते हो? फिश को इंजेक्शन देते हो? नहीं, पानी चेंज करता है। नहीं, क्यों करते हो? मैं तो बोलता हूँ वो फिश निकाल दो, दूसरी फिश डाल दो, वहां पर प्रॉब्लम क्या है? पानी कंटेमिनेटेड है तो खराब है, तो उसमें वो फिश सरवाइव ही नहीं कर पाएगी। तो फिर यही हम किडनी ट्रांसप्लांट के पहले सोचे तो अच्छा रहेगा कि यहाँ तो सिस्टम को सुधारना जरूरी है, एक किडनी पे काम करके क्या होगा? सपोज आपने ऐसा किया कि फिश पॉन्ड में से वो एक फिश को निकाल के उसको बढ़िया इंजेक्शन दे दिया, 2 इंजेक्शन, दूसरी को निकाल के बढ़िया मेडिसिन खिला दिया और उसी पानी में डाल दिया, क्या होगा? 1-2 दिन करेगी काम, वापस वही सेम सिचुएशन हो जाएगी। बराबर है, और फाइनली इट विल डाई। यही होता है हमारे ऑर्गन्स के साथ। आप डायबिटीज में पैनक्रियास के पीछे पड़ गए, पैनक्रियाटाइटिस में पैनक्रियास के पीछे पड़ गए, लीवर फैटी लीवर में फैटी लीवर की लीवर के पीछे पड़ गए, कभी काम नहीं करता है ये, क्यों? अरे पूरा इकोसिस्टम खराब है। तो जाए कहाँ आदमी? हाँ, तो इकोसिस्टम ठीक करने वाले के पास जाए। तो आप फिश पॉन्ड में क्या करते हो कि बोले फिश को कुछ नहीं करना है, आप पहले पानी बदलते हो, ऑक्सीजन बराबर चेक करते हो, न्यूट्रिशन देख लेते हो, कुछ फूड देना दे देते हो, और फिश को कुछ नहीं करते हो। दूसरे दिन फिश क्या मिलेगी आपको? अपने आप एक्टिव हो जाएगी। एनवायरनमेंट चेंज हो गया। तो जब फिश जैसा छोटा सा प्राणी अपने आप एक्टिवेट हो सकता है, तो ये शानदार क्रिएशन ऊपर वाले का इंसान, उसकी किडनी एक्टिवेट नहीं हो सकती? बात तो सही है, लेकिन आप मौका देते ही नहीं हो। आप किडनी को एक्टिवेट होने का मौका तो दो। मौका कैसे आएगा? किडनी पर काम मत करो, इकोसिस्टम पर काम करो। तो हमने इस लेडी में क्या किया कि इकोसिस्टम कैसे बनता है। सपोज किडनी के आजू बाजू क्या है? बहुत सारे ऑर्गन्स है, और क्या है? सारे ऑर्गन्स में सेल है, और क्या है? उसमें साइटोप्लाज्म है, उसमें क्या कहाँ से इफेक्ट आ रहा है? हार्मोन सारा कंट्रोल करता है। हार्मोन्स को कौन कंट्रोल करता है? हार्मोन्स को तो न्यूरोट्रांसमीटर कंट्रोल करते हैं। फिर न्यूरोट्रांसमीटर्स मतलब अरे तो ब्रेन में से निकलते हैं, तो ये कैसे निकलते हैं? अच्छा, ब्रेन में से न्यूरोट्रांसमीटर गलत निकलेंगे तो किडनी तो खराब ही रहेगी, दूसरी किडनी है वो भी खराब हो जाएगी, क्योंकि न्यूरोट्रांसमीटर बॉडी के फ्लूइड को मैनेज करते हैं सारा। तो हमने बोला इसका ब्रेन को पहले काम करो, किडनी को नहीं। तो हम करते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी, ब्रेन रिवायरिंग। कैसे होती है वो? कुछ चीज अगर बता सकें आप। बेसिकली ब्रेन रेस्पॉन्ड, देखो हमें लगता है ब्रेन इज सुपर कंप्यूटर, राइट? सपोज आपके पास सुपर कंप्यूटर है और उसे चलाने वाला कोई नहीं है, तो कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं, राइट? तो ब्रेन सुपर कंप्यूटर है, उसे चलाने वाला माइंड है, ठीक है? तो माइंड के थ्रू गलत सिग्नल आए तो पूरी किडनी खराब, लीवर खराब, इकोसिस्टम खराब। तो हमने उसका माइंड चेक किया, पता चला कि वो स्ट्रेस बहुत रहता है, उसे चिंता में रहती है। अब स्ट्रेस और चिंता रहेगी तो बॉडी का कॉर्टिसोल बढ़ेगा, किडनी खराब होगी। तो हमने क्या, चलो पहले माइंड पे काम करते हैं। तो हमने माइंड रीप्रोग्रामिंग किया। अब वो कैसे किया? उसके पास्ट में कुछ स्ट्रेसफुल इवेंट्स हुए थे, उसकी मेमोरीज है उसके सबकॉन्शियस में, हमने सबकॉन्शियस में से वो मेमोरीज को इरेज कर दिया। ओके। तो हम ये मतलब ऐसा ही इलाज करते हैं। किसी का ब्रेकअप हो गया और आज उसका ब्लड प्रेशर बढ़ा है, तो गोली देने से अच्छा है वो मेमोरी को इरेज कर दो। वो कहते हैं ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी, मैं कहता हूँ ना रहेगी मेमोरी ना रहेगी बीमारी। तो हम मेमोरी इरेज कर देते। तो लोग कहते हैं कि सर स्ट्रेस से बहुत बीमारी होती है। मैं तो पहले उसे निकाल तो दो स्ट्रेस को एक बार, और निकाला जा सकता है क्या? यस, इट कैन बी इरेज्ड। आप साइकोथेरेपी कर लो, सीबीटी कर लो, आरईबीटी कर लो, साइको एनालिसिस कर लो, बहुत सारे टेक्निक्स है। एनएलपी कर लो, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, या हिप्नोसिस है, बहुत सारी ट्रांजैक्शन एनालिसिस कर लो।
इतनी सारी टेक्निक्स है माइंड पर काम करने की, लेकिन किडनी के लिए माइंड पर काम करने की समझदारी चाहिए। टेक्निक्स अपने आप आ जाएगी। इसलिए मैंने पहले कहा, याद है, इंटेंशन। तो आपका काम, आपको किडनी खराब होगी, पेशाब नहीं हो रही, तो आप पेशाब ज्यादा होने की गोली ले लेते हो। अरे ये तो क्या हुआ, ये तो अपने बैंडेड लगा रहे हैं, इट डजंट वर्क। तो हमने माइंड पर काम किया, ब्रेन पर काम किया और जीन्स पर भी काम किया। तो जब तीनों पे काम किया, अब हमें किडनी पर काम करने की जरूरत नहीं थी। क्यों? क्योंकि किडनी को सिग्नल ब्रेन से आ रहे हैं, किडनी का स्ट्रक्चर बनाने वाला जीन्स है, राइट। तो मुझे किडनी पर काम करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ, सपोज अदानी जी की कंपनी में मुझे एक परचेस मैनेजर से बात करनी है 1,000 करोड़ की डील के लिए, लेकिन पता चला कि उनकी कंपनी इतनी बड़ी है कि उसमें परचेस मैनेजर से 100 से ज्यादा है। अब मैं किससे बात करूं, क्या करूं, मुझे पता ही नहीं है। काम मुझे परचेस मैनेजर से है, आपको काम किडनी से, मुझे परचेस मैनेजर से है। तो अगर मैं परचेस मैनेजर ढूंढते रहूंगा तो शायद कभी मिलेगा ही नहीं, ये काम होगा ही नहीं। चलो मिल भी गया, 1,000 करोड़ का डिसीजन वो लेगा ही नहीं, उसकी पावर में नहीं होगा, उसके पावर में नहीं है। तो किडनी के पावर में कीचड़ में बैठ के एक्टिवेट होना है ही नहीं। तो मैं करूंगा भाई, मैं बोलूंगा अदानी जी से मिलना पड़ेगा डायरेक्ट। तो मैं अदानी जी से मिलूंगा, उनके सामने प्रपोजल रखूंगा, वो कन्विंस हो गए, मुझे परचेस मैनेजर से बात करने की जरूरत नहीं है। तो आपकी बॉडी का अंबानी अदानी कौन है? ब्रेन और माइंड, ब्रेन माइंड जीन्स, बस तीनों पे काम करो, बाकी सिग्नल अपने आप आ जाएंगे। और जीन्स पे काम करने के लिए ब्रेन और माइंड पे काम करना पड़ेगा। जीन्स पे काम करने के लिए 5 चीजें। ओके, साइकोजीनोमिक्स, ये साइंस है, ओके, जो कहता है कि माइंड के द्वारा आप जीन्स पर काम कर सकते हो। न्यूरोजीनोमिक्स, ये अगेन साइंस है, जो कहता है कि ब्रेन में जो पैटर्न्स होते हैं, जैसे आप कहते हो ना फिंगर पैटर्न्स, वैसे ब्रेन में पैटर्न्स होते हैं, एग्री, वो ब्रेन के पैटर्न्स भी जीन्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। तीसरा है न्यूट्रीजीनोमिक्स, कहता है कि डाइट का भी जो पैटर्न, न्यूट्रिशन होता है, वो भी जीन्स को इम्पैक्ट कर रहा है। कुछ खास तरह के चेंजेस करो तो जीन्स पे इन्फ्लुएंस आएगा, तो वी डू दैट ऑल्सो। फिर फोर्थ है सोशल जीनोमिक्स। तो सोशल जीनोमिक्स कहता है कि आपका एटमॉस्फेयर जीन्स को इन्फ्लुएंस कर रहा है, जो कि एपिजेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। मतलब अगर 5 आप शराबियों के बीच रहते हो तो छठा आप बन जाएंगे, 5 करोड़पतियों के बीच रहते हो तो छठे करोड़पति आप बन जाओगे, 5 बीमारों के बीच रहते हो तो आप छठे बीमार रहोगे, 5 नेगेटिव के बीच रहते हो तो छठे नेगेटिव आप रहोगे, और रिवर्स 5 पॉजिटिव के बीच रहते हो तो छठे पॉजिटिव आप बन जाओगे। परफेक्ट। तो हम आपके पूरे एनवायरनमेंट को भी चेंज करने के लिए क्या करना चाहिए वो भी गाइड करते हैं। सो वी डू लॉट ऑफ थिंग्स। देखिए, अगर आप कहोगे सर गोली लेना आसान है, हाँ वैसे तो मरना भी आसान है, राइट। जीना मुश्किल है, व्हाट डू यू से। लोग कहते हैं कि मैं अपने परिवार के लिए जान दे सकता हूँ, मैं तो बोलता हूँ जी कर दिखा दो अच्छे से, सफलता के लिए जो करना है करके दिखा दो, वो मुश्किल है। मरना बहुत आसान है, राइट। तो गोली खाना बहुत आसान है, ये जो सारा करना थोड़ी सी मेहनत है, हल्की सी। खर्चा कितना है? बहुत कम है। बीमार रहने में ज्यादा खर्चा है, क्योंकि किडनी बदलोगे 20 लाख लगेगा, लीवर बदलोगे 50 लाख लगेगा, लंग बदलना है, लंग ट्रांसप्लांट करना है, उसमें 50-60 लगेगा, राइट। लीवर ट्रांसप्लांट में तो 50 से 70 लाख लगता है, ये बहुत ज्यादा महंगा है। उससे तो कई गुना सस्ता, इफेक्टिव और मजेदार। मतलब आपकी जिंदगी ऐसे 5 दिन में चेंज। रिट्रीट में आप जो कह रहे हो, रिट्रीट में ऑनलाइन में भी करते हैं हम सभी। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप माइंड, ब्रेन, जीन्स पे काम करो, साथ में 2 चीजें छूट रही है तो उन्हें मैं कवर कर लूं। इम्यूनिटी पे कोई काम नहीं करता, हमने सिर्फ कोविड में कुछ काढ़ा पिया है इम्यूनिटी के लिए, उसके अलावा पूरे 100 साल में देख लो इम्यूनिटी पे कोई काम नहीं करता। नहीं गाना भी गाया सर हमने कि हमारी इम्यूनिटी भारतीयों की सबसे ज्यादा है, जबकि है नहीं, नहीं है भी, कुछ हद तक होगी सर, कुछ हद तक है, क्योंकि इम्यूनिटी काढ़े से नहीं बढ़ती है। मुझे बताओ, एक बंदा बहुत डरा हुआ है, बहुत चिंता में, बहुत टेंशन में, दुनिया भर का सारा स्ट्रेस उसके पास है, और वो काढ़ा पी रहा है, तो इम्यूनिटी बढ़ेगी क्या? नहीं। तो ये जितनी भी आती हैं, जो ड्रॉप्स आती हैं, फिर मतलब वो काम नहीं करेंगी फिर। पहला है, अच्छा मुझे बताओ इम्यूनिटी का साइंस कौन सा है? इम्यूनिटी का साइंस मतलब नो आइडिया। साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी। ओके, तो ये साइंस कहता है कि इम्यूनिटी का डिपेंड होता है माइंड एंड ब्रेन पर। तो सारा कुछ माइंड एंड ब्रेन पे डिपेंडेंट हो गया इसका अरे मतलब। पूरा इंसान ही माइंड एंड ब्रेन पर डिपेंड है। चलो एक काम करते हैं, आप किसी बंदे का माइंड और ब्रेन निकाल लो, फिर क्या बचता है? कुछ नहीं। हाँ तो फिर तो माइंड और ब्रेन पे तो काम करना है। अच्छा मुझे बताइए, जानवर और इंसान में डिफरेंस क्या है? ब्रेन का जो हमारा मेन, ब्रेन तो उसके पास भी है, माइंड का डिफरेंस है। ओके, इंसान और जानवर में ब्रेन तो दोनों में है,
मगर आप बंदर को बोलो तो ब्रेन तो है, कॉकरोच के पास भी शायद ब्रेन तो हो गई, लेकिन हमारा जो माइंड है ना वो बहुत हाईली डेवलप्ड माइंड है. दैट इज द डिफरेंस इंसान और जानवर में. डू यू एग्री? आपके हिसाब से ब्रेन और माइंड में क्या फर्क है सर? बहुत ज्यादा फर्क है. ब्रेन तो स्ट्रक्चर, एक ऑर्गन है, ऑर्गन है. माइंड तो आप देखोगे तो इनविजिबल चीज है जो शरीर में हर जगह है. तो मैं रिपीट करूं, जो शरीर में हर जगह है. लोगों ने बहुत रिसर्च किया इस पर कि माइंड कहाँ है, राइट? माइंड ब्रेन के अंदर है क्या? नहीं, ब्रेन के अंदर तो न्यूरॉन्स है, राइट? न्यूरॉन्स के कनेक्शंस है. फिर माइंड कहाँ है? तो माइंड की एक स्पेसिफिक जगह नहीं है. और भी लेटेस्ट रिसर्च कहता है एवरी सेल हैव इट्स ओन माइंड एंड मेमोरी. मतलब आपकी किडनी के भी सेल्स में मेमोरी है, लीवर के सेल्स में भी मेमोरी है. बड़ा मजेदार रिसर्च है ये. मतलब आपके दादाजी का ब्रेकअप अगर हुआ था तो आप आज भी उसको भुगत सकते हो, क्योंकि हर सेल में मेमोरी है. तो चेक कर लो दादाजी का कुछ हुआ था क्या. जस्ट जोकिंग, बट ये फैक्ट है. नहीं, मैंने कहीं पढ़ा था कि लीवर की मेमोरी होती है 400 ईयर्स के आसपास की. अभी आप जो बात बोल So रहे हो, true. हाँ, तो मैं ऐसे रेजोनेट तो कर पा रहा हूँ. आप बिल्कुल सही कह रहे हो. लेकिन नॉर्मली जो एलोपैथी है वो बॉडी पे काम करती है, सिम्टम्स पे काम नहीं करती. वो उस सिम्टम्स को आसपास या सप्रेस करने में या उस हिसाब से काम करती है. माइंड के बारे में कम लोगों से सुना है मैंने. देखिए मैं तो ऐसा कहता हूँ, हम हेल्थ केयर में क्या करते हैं जनरली? ब्लड टेस्ट करेंगे, कुछ भी हुआ तो ब्लड टेस्ट करेंगे, स्कैन करेंगे, अल्ट्रासाउंड करेंगे, यानी कि बॉडी का पूरा चेकअप करेंगे. मतलब हमारा फोकस पूरा बॉडी पे है. तो जब ऐसा कुछ बोलता है कि सर हम तो ये सब करते हैं, तो मैं कहता हूँ देखो आप बॉडी पे ध्यान दे रहे हो. बॉडी तो डेड बॉडी के पास भी होती है, कंप्यूटर के पास भी है, वॉशिंग मशीन के पास भी बॉडी है. क्या कहते हो, यस और नो? एग्रीड. तो आप इंसान का वॉशिंग मशीन की तरह इलाज कर रहे हो, तो फिर उम्मीद ही मत करो ना इंसान ठीक होने की. मतलब काम तो कर ही नहीं रहे हो आप एक इंसान का जो दुनिया का सबसे प्रगत प्राणी है उसका स्पेयर पार्ट वाला इलाज कर रहे हो. आप एक किडनी पे काम करोगे तो बॉडी का एक पार्ट हुआ ना. लीवर पे काम करोगे वो तो इंसान का बहुत छोटा सा अदना सा पार्ट है, राइट? एक मजेदार डिस्कशन करते हैं, बड़ा मजा आएगा आपको. हाँ, बताएं सर. सो इंसान इज जस्ट बॉडी और बॉडी प्लस माइंड प्लस सोल. आप क्या कहते हो? बॉडी माइंड प्लस सोल, राइट? तो चलो इंसान इज माइंड बॉडी सोल, तीनों को इक्वली डिवाइड कर देंगे. माइंड इज 33.33%, सोल इज अगेन 33.33% एंड बॉडी इज 33.33%. ठीक है. अब माइंड आपने छोड़ दिया, सोल छोड़ दिया, इलाज में तो शामिल ही नहीं करते, कंसिडर ही नहीं करते, इवन टेस्ट भी नहीं करते. तो आपने सिर्फ बॉडी पे ध्यान दिया तो बॉडी पकड़ेंगे हम. तो बॉडी का परसेंटेज आया 33.33%. अब उसमें 200 पार्ट्स एंड ऑर्गन्स है. अब आप उसमें से एक पार्ट को पकड़ रहे हो. अब बताओ कितना परसेंटेज हो, कैलकुलेट कर लो. 33.33% में 200 पार्ट करो तो एक पार्ट कितना परसेंट का आएगा? तो हम कुल मिला के इलाज कर ही नहीं रहे हैं. आप इलाज कर कब रहे हैं? आप कंट्रोल कर रहे हो, आप मैनेज कर रहे हो, आप रिलीफ के लिए कोशिश कर रहे हो. इलाज कब कर रहे हो? आप 2% पार्ट पर काम कर रहे हो. मुझे बता, आप जो भी प्रोफेशन में काम करोगे, चलो छोड़ो, मैं आईएएस की एग्जाम दे रहा हूं, अगर मैं 2% मेहनत करूं तो रिजल्ट के चांसेस कितने हैं? उतने, उससे भी कम रहेंगे. बराबर, जीरो ही है. आईएएस के एग्जाम में 2% में रिजल्ट क्या मिलने वाला है? वहां 200% से भी ज्यादा मांगते हैं, राइट? फिर आप अगर बिजनेस खड़ा करने की कोशिश कर रहे हो, आप 2% इफर्ट ले रहे हो, बाकी नेटफ्लिक्स देख रहे हो, बिजनेस की चांसेस कितने सक्सेस के? ऑब्वियसली नल. तो फिर हेल्थ में चांसेस क्यों रहेंगे अगर आप 2% काम करोगे तो? एक ना नॉर्मल जो व्यक्ति है ना, उसके आसपास जो उसको मिलता है, इजीली एक्सेसिबल जो होता है, और एनवायरनमेंट जो बोल रहा होता है, तो वो वहीं जाता है, चाहे वो बड़ी बीमारी हो चाहे वो छोटी बीमारी हो. बराबर. तो जैसे आप लोग पॉडकास्ट कर रहे हो, अभी हमारे पास डॉक्टर अंशुमान जी आए थे, वो उन्होंने कैंसर पे काफ़ी बात करी थी या रिवर्सल पे बात करी थी. हाँ. तो अब कुछ लोग आगे आ रहे हैं तो शायद अवेयरनेस बढ़ रही होगी इससे, या बढ़ रही है उससे. एग्री, मैं भी इस बात से एग्री करता हूँ कि हाँ रिवर्सेबल तो है. अभी इसको और आगे लेके चलते हैं. मेमोरी की आप एक बात कर रहे थे, मुझे भी बड़ा एक अच्छा इंसिडेंट याद आ रहा है. मेमोरी, हमारे पास कई लोग आते हैं, मेरी मेमोरी बहुत शार्प है, मुझे डेट तक याद रहती है. फिर मैं स्माइल करता हूँ, ये तो क्या हो गया? मैंने कहा तेरे को अभिशाप मिला है, यू आर इन ए कर्स. क्योंकि वो मेमोरी हो सकता है आपके करियर में काम आ जाए, बट आपके पर्सनल रिलेशनशिप में या आपके लिए वो नुकसानदायक ही रहने वाली है. तो उसको क्लीन करना
हम लोगों को आता नहीं, जिसको आप बात कर रहे हो, बहुत जरूरी है क्लीन करना। न्यूरोप्लास्टिसिटी हो गई, या ये अगर क्लीन नहीं किया हमने इसको सबकॉन्शियस में, तो हम कितने परेशान रहने वाले हैं। मैं सोच के भी कई बार घबरा जाता हूँ कि हाँ यार कितना कुछ हम गलत कर रहे हैं। बिल्कुल। और देखिए, हम अभी 2% वाली पे बात कर रहे थे। 2% से आज तक किसी को सफलता नहीं मिली, तो आपको भी नहीं चांस, मिलेगी। बिल्कुल चांस नहीं है। तो मैं बोलता हूँ, आपको बीमारी रिवर्स करनी है ना, तो एक बार सिर्फ मानो तो कि आप इंसान हो, आप सिर्फ बॉडी नहीं हो, आप इंसान हो। तो माइंड बॉडी सोल इज इक्वल टू इंसान, राइट? एग्रीड। तो अगर आप बीमार हो, मतलब माइंड बॉडी सोल तीनों बीमार है, तीनों पे काम करना पड़ेगा, तो इलाज भी तीनों पे करना होगा। तो सारे पैरामीटर्स को कवर करना पड़ेगा। एग्जैक्टली। अगर आपने पूरे इंसान को कवर कर लिया, सारे पैरामीटर्स पे काम कर लिया, तो बीमारी रिवर्स करना संभव है। और कुछ लोग बोलेंगे सर इतना सारा करना है, माइंड पर काम करो, ब्रेन पर काम करो, जीन्स पर काम करो, इम्यूनिटी पर काम करो, हीलिंग सिस्टम पर काम करो, इकोसिस्टम बदल दो, सेल्स को चेंज करो, मेमोरीज को इरेज करो। मैं कहता हूँ आपको करना ही नहीं है, वो हम सब करवा के दे रहे हैं ना आपको रेडीमेड। तो मेहनत भी नहीं है ज्यादा और खर्चा भी नहीं ज्यादा, यानी कि आसान काम हम नहीं कर रहे। सिर्फ एक पॉइंट आपने सही कहा, इजीली जो दिखता है वो बिकता है, राइट? वो इजीली एक्सेसिबल है ना, इजीली एक्सेसिबल है, हमको एजुकेट वैसा किया गया है। देखो, मैं यहाँ बहुत एक क्लियर करना चाहूंगा। मैं कभी भी, काफी लोग मुझे पूछते हैं सर आप तो क्या कहोगे, मतलब एक बंदे ने मुझे इंटरव्यू में पूछा था कि सर एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदा में बेस्ट क्या है? ये तो बीमारी डिसाइड करेगी कि कौन सी बीमारी में क्या चाहिए आपको। इंटेंशन मैटर्स, राइट? तो अगर आपको टेम्पररी रिलीफ चाहिए, उस समय अर्जेंट कंट्रोल चाहिए, लाइफ को बचाना है, तो बॉस एलोपैथी से बेहतर कुछ भी नहीं है उस समय, राइट? तो आप जनरल लोग एलोपैथी को क्रिटिसाइज करते हैं और फिर फेमस हो जाते हैं। मैं कहता हूं आपने कितने लोगों का भरोसा तोड़ दिया एलोपैथ्स के ऊपर से, राइट? बट मतलब मेरी तो वाइफ एलोपैथी डॉक्टर है, हमारे पास तो हॉस्पिटल है, हमारे पास ऑपरेशन थिएटर है, हमें पता है एलोपैथी की नीड क्या है। सो एलोपैथी को क्रिटिसाइज करने की बजाय उसे कॉम्प्लीमेंट करो। बिल्कुल तो सही कह रहे हैं। डॉक्टर्स ने अपना काम किया मेडिसिन देने का या डायलिसिस शुरू करने का, राइट? तो हमने उस लेडी में आते अगेन किडनी फेलियर के, हमने सारा काम किया और उसका डायलिसिस हफ्ते में 3 बार था, 2 बार हो गया। ओके। फिर हफ्ते में 1 बार हुआ, फिर हफ्ते में 0, 10 दिन में 1 बार हुआ, 15 दिन में 1 बार हुआ, 1 महीने में 1 ही बार। अभी एंड स्टेज रीनल डिसीज की फाइनल किडनी फेलियर में 3% ईजीएफआर में किसी का डायलिसिस कम नहीं होता। वो एलोपैथी की मदद से भी और बाकी जो ट्रीटमेंट्स हैं तो उसकी हमने वजह। उसको बाकी ट्रीटमेंट से नहीं छेड़ा। क्या होता है, वो आप ट्रीटमेंट बंद करते हो तो पहली बात आप एलोपैथी डॉक्टर का भी इंसल्ट कर रहे हो। अनलेस मैंडेटरी क्यों करो, वो एक्सपर्ट्स है, उनको उनके लेवल का पता है, उन्हें जो नहीं पता है वो आप करो। देखो, फाइनल ये नहीं है कि ईगो मत लाओ बीच में, यार एलोपैथी ऐसी है, होम्योपैथी ऐसी है, आयुर्वेदिक ऐसी है। मैं बोलता सारी पैथी बाजू में, इंसानोपैथी फॉलो करो, ह्यूमैनोपैथी फॉलो करो, इंसान की केयर करो, उससे प्यार करो, उसके लिए मेहनत करो। ये बिल्कुल सही बोला आपने। एक्चुअली में सही कह रहे हो आप कि बहुत सारे जो क्लेम्स हो जाते हैं एलोपैथी बेकार है या होम्योपैथी बेकार है, बहुत जब हम इसको आउटरेक्टली रिजेक्ट कर देते हैं तो वहां से प्रॉब्लम शुरू होती है। वो एक अपने 100% आप में होगी। साइंस है, तो हमें कॉम्प्लीमेंट करके लेके चलना चाहिए उसको। देखिए कैसे है, अगर आपने एक ही चीज से काम किया तो मैं आपको बता दूं रिजल्ट नहीं मिलने वाला। कोई भी एक चीज कर लो, मैं भी करूं तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। मैं कहूँ कि आई एम ए रेकी मास्टर, रेकी बुरी है कि अच्छी है? रेकी अच्छी है। कोई कहेगा ऐसा आई एम एनर्जी हीलर, अब एनर्जी हीलिंग अच्छा है क्या बुरा है? वो भी अच्छा है। कोई कहेगा आई एम एनएलपी प्रैक्टिशनर, वो भी अच्छा है। बोले आप आई एम योगा, तो योगा भी अच्छा है, लेकिन योगा से हर चीज नहीं होगा, राइट? कॉम्बिनेशंस लगेंगे। तो फिर आपको सर मेडिटेशन से मैं सब ठीक कर देता हूँ, वो भी नहीं होने वाला। आपको सर मैं डाइट पे काम करके सब ठीक करता हूँ, पॉसिबल ही नहीं है। अभी मैं कहीं सुन रहा था, मैं गुरुजी का नाम भूल रहा हूँ, उन्होंने बड़ा अच्छा कंटेंट दिया, मुझे बड़ी रेलेवेंट लगी, शायद इसी बात से कनेक्टेड है। ऑडियंस को भी शायद नाम ध्यान हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बता देना। उन्होंने एक बात बोली कि भगवान श्री राम, भगवान कि उनके भाई को चोट लग जाती है, वो मुद्रा मतलब उसमें चले जाते हैं, क्या कहते हैं उसके, मूर्छित हो जाते हैं। मूर्छित हो जाते हैं, तो वो तो भगवान है, हाँ, हाथ रखते थे खड़े हो जाते, कहाँ बराबर, दिक्कत थी कि उनको बराबर। कहाँ जरूरत पड़ी थी कि वैद को बुला के लाओ। वैद भी वहां से आया, लंका से आया, संजनी बूटी वहां से आई, तो उनको पता थी वैल्यू की वैद का काम है।
और आज के टाइम पे हम अभी भी वही गलतियां कर रहे हैं, या तो ऐसे लोगों के पास चले जाएंगे जो हाथ रखेंगे एकदम ठीक हो जाएंगे हम। वैसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। तो इतना जब भगवान को अगर पता था तो हमें नहीं पता, ये बड़ा अचरज सी बात है। मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। भगवान श्री राम जब रावण से युद्ध कर रहे होते हैं, भगवान तो भगवान है, एक उन्होंने तीर चलाया और रावण का सर काट दिया, सर धड़ से अलग हो गया, थोड़ी देर में वापस आ गया, फिर से काट दिया, फिर सर धड़ से अलग हो गया, फिर वापस आ गया। अब और पावरफुल तीर लिया, वो चलाया, फिर सर धड़ से अलग हो गया, फिर वापस आ गया। अब भगवान राम परेशान, बोले ये क्या हो रहा है? तो भगवान राम भी सर काटकर या सर्जरी करके रावण को खत्म नहीं कर सके। तो आप कैसे सोचते हो कि आप सिर्फ बीमारी पर काम करके बीमारी को खत्म कर लोगे? क्योंकि भगवान श्री राम को भी जड़ पता करनी पड़ी, नाभि पर वार करना पड़ा। भगवान श्री राम ने रूट पर काम किया, तब रावण मरा है। तो आप सिर्फ पूजा मत करो, आप भी सीखो, बीमारी के रूट पर काम करो। खाली तो एंटीबायोटिक की डोज मत बढ़ाओ, राइट, बाकी चीजें देखो। तो आप अगर गोली गोली खा रहे हो या फिर सर्जरी कर रहे हो, आपने देखा कि ट्यूमर कट कर दो, बाद में फिर से आ जाता है। अभी मैंने एक पेशेंट देखा थोड़ी देर पहले, उनका ट्यूमर हुआ था, सर्जरी कर दी, 2 साल में वापस ट्यूमर आ गया, अब फिर सर्जरी करेंगे फिर आ जाएगा। क्यों? कैंसर में भी बहुत बार होता है ये, कैंसर में, जबकि हर बीमारी में होता है। आप डायबिटीज कंट्रोल कर लो 1 साल के लिए, बाद में गोली बंद करके देखो क्या होगा, वो और ज्यादा बड़ा हुआ आएगा। तो आप टेम्परेरी काम करके परमानेंट रिजल्ट की उम्मीद मत करो, क्योंकि भगवान राम भी नहीं कर पाए। भगवान राम को जड़ ढूंढनी पड़ी, नहीं बताया जड़, नहीं पता था उन्हें, तो विभीषण की मदद ली उन्होंने, राइट। लेकिन फाइनली जीते कब? जब जड़ पे काम किया है। तो आप फाइनली कब जीतोगे? जब जड़ पे काम करेंगे। सिंपल। सो बीमारियां रिवर्स होती है क्या? आंसर इज यस। बस जड़ पे काम करने की तैयारी रखो, तो प्रोस्टेट भी ठीक हो जाता है। बीमारी कोई भी ठीक हो सकती है। और मैं बताऊं, पावर मेरे पास नहीं है, पावर है आपके पास, पेशेंट के पास। इंटेंशन कितना स्ट्रांग है उसमें। जैसे एग्जांपल बताओ, क्या माइंड हमारा यूजलेस चीज है या पावरफुल चीज है? पावरफुल चीज है। पक्का? आपने माइंड का इस्तेमाल कब किया बीमारी को हील करने में? पावरफुल चीज है ना, इस्तेमाल कब किया? नेगेटिवली इसकी जब बीमारी ला सकता है तो बीमारी हटा तो भी बीमारी लाने में तो आपने इस्तेमाल किया बराबर से, प्रॉपरली स्ट्रेस को पाल पोस के बड़ा किया, देन बैड मेमोरीज को, गुस्सा नफरत पाली, गुस्सा किया, पेरेंट्स से गुस्सा करते हो, किसी और से गुस्सा करते हो, सारे इंसिडेंट से जमा रखते हो, मैं तुझे नहीं भूलूंगा, तुझे नहीं छोड़ूंगा, जिंदगी भर नहीं भूलूंगा, कभी माफ नहीं करूंगा। भाई क्यों माफ नहीं करोगे यार? मतलब माइंड में पूरा कूड़ा करकट भरने में हमने इस्तेमाल किया, राइट। तो माइंड में सारा जहर भर दिया हमने, और बोलते सर मुझे बीमारी क्यों हुई? भाई क्यों नहीं होनी चाहिए, राइट। तो लोग कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, हम ब्रह्मा है, तो भाई फिर हेल्थ क्यों नहीं तैयार करते? बीमारी तो आप तैयार करते हो, राइट। तो माइंड पर जब निगेटिव लोड आता है तो बीमारी पैदा होती है, निगेटिव लोड सारा हटा दो, उसमें पॉजिटिव सारा फीड कर दो, बीमारी हील भी हो सकती है। दूसरा, जैसे मैं कह रहा था कि पावर हमारे पास नहीं है, पावर आपके पास है, पावर आपकी श्रोताओं के पास है। कैसे? ब्रेन इज अ सुपर कंप्यूटर, उसका इस्तेमाल कब किया आपने? बाय डिफॉल्ट जो हो रहा है छोड़ दो, बट आपने उसका पर्पसली इतने पावरफुल सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल कब किया? पर्पसफुल लाइफ तो सर लेस देन 1% है जो जी रहे हैं, बाकी सब बाकी सब तो भेड़ चाल में बिजी है, राइट। तो आपने ब्रेन जैसे सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं किया। अब तीसरी इंपॉर्टेंट, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग, मजा आने वाला है आपको, ठीक है। तो सपोज आपके पास मर्सिडीज कार है, इसकी सर्विसिंग करनी है, आप कहाँ भेजेंगे? मर्सिडीज के सर्विस सेंटर पे। क्यों? रॉल्स रॉयस की भेजो, और बड़ी गाड़ी होती ना, मतलब क्यों नहीं भेजोगे? क्योंकि उसके लिए कंपैटिबल वही रहेगा सर्विस एग्जैक्टली, क्योंकि मर्सिडीज को बनाने वाला मर्सिडीज है, उसके शोरूम में उसकी बेस्ट सर्विस होगी, बराबर। एग्रीड। अब आपके पास फरारी है, और फरारी सपोज आपकी खराब हो गई, तो आप उसे कहाँ भेजोगे? फरारी में, बराबर है। क्यों? क्योंकि बनाने वाला तो फरारी है, ठीक है। अब लोग बोलेंगे मर्सिडीज फरारी की बात करें, मारुति की तो बात ही नहीं की। चलो टाटा मारुति की कार खराब हो गई, तो ये कहाँ भेजोगे आप? आसपास किसी गैराज से भी करा लेंगे, बराबर है। लेकिन अगर उसको ज्यादा प्रॉब्लम है, अगेन आप उसी के शोरूम में जाओगे, राइट। तो आप देख रहे हो, जो भी गाड़ी खराब होती है हम देखते हैं उसे बनाया किसने, उसके बाद भेज देते, और वहां बेस्ट सर्विसिंग होगी, राइट। एग्रीड। अब आपका किडनी लीवर खराब हुआ, इसे भी बनाने वाले के पास क्यों नहीं भेजते एक बार? इसे बनाने वाला जीन्स एंड डीएनए है, तो एक बार जेनेटिक और डीएनए वाला इलाज करके देख लो ना, गेम चेंज। वाह, ट्रू। जीन्स और डीएनए में क्या फर्क है?
डीएनए बेसिकली एक पूरा हेलिक्स मॉडल होता है, उसके अंदर में जीन्स होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं। सो लार्जर पिक्चर बोलो तो जीन्स डीएनए है, उसके अंदर और जाओ तो फिर जीन्स भी है। और मेडिटेशन से क्या फर्क पड़ता है डीएनए की शेप एंड स्ट्रक्चर पर, या फिर जीन्स के जो एपिजेनेटिक्स जिसको बोल रहे हो उसके नेचर पर फर्क? यस, मेडिटेशन से फर्क पड़ता है, अफर्मेशन से फर्क पड़ता है, लेकिन कोई भी एक चीज करो तो पूरा फर्क नहीं पड़ता है। कॉम्बिनेशन प्रॉपर आपको कॉम्बिनेशन बनाकर प्रॉपर इंटेंशन देकर उसमें मेडिसिन को प्रॉपरली ऐड करना है, रिजल्ट मिलता है। नहीं, जैसे मान लो कि एक नॉर्मल व्यक्ति है जिसको कोई बीमारी नहीं है, हाँ। 25-30 साल का एकदम हेल्दी व्यक्ति, या हो सकता है 50 साल का भी हेल्दी व्यक्ति हो, वो अपनी मेडिटेशन कर रहा है या इस तरह की अफर्मेशंस कर रहा है, तो उसके जीन्स पे फर्क पड़ रहा होगा। यस, 100%। क्या फर्क पड़ता है सर? बेसिकली एक इंटरेस्टिंग स्टडी बताऊंगा, उसमें सारा समझ जाएगा आपको। एक सोशल जीनोमिक्स में स्टडी हुआ। अब वो सोशल जीनोमिक्स का स्टडी ऐसा हुआ कि 2 ग्रुप बनाए गए। सपोज एक 10-10 लोगों के 2 ग्रुप बनाए गए, ठीक है। तो दोनों को बताया गया कि 10 दिन आप बिग बॉस वाले रूम में हो, कोई कांटेक्ट नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा आपको, ठीक है। ओके। तो 10 दिन के लिए एक ग्रुप को बड़ी अच्छी न्यूज सुनाई गई फैमिली के बारे में। किसी को बोला आपकी बच्ची टॉप आ गई, देन आपके घर में आज सेलिब्रेशन हुआ, पार्टी कर रहे, हमने स्वीट पहुंचा दिया, और फिर आपके वाइफ के लिए शॉपिंग करवा दी। न्यूज सच है झूठे छोड़ दो, ये सारी न्यूज बस पहुंचाई गई। तो सब हैप्पी मस्त हैप्पी वाला ग्रुप बना दिया, राइट। तो वो 10 दिन वो बहुत हैप्पी रहे, राइट। दूसरे ग्रुप को सारी नेगेटिव न्यूज और सारी टेंशन वाली सुनाई गई। अरे आपकी बेटी का रिजल्ट आया, फेल हो गई। ओ माय गॉड। दूसरा बोलता है कि नहीं, आज आपके बच्चों को कुछ वोमिटिंग हुई, शायद तो एडमिट करा दिया। मतलब इनको सारे परेशान करने वाली न्यूज सुनाई गई। तो इसके पहले इनका जेनेटिक स्टडी होके क्रोमोसोम में टेलोमियर की लेंथ देख ली थी। टेलोमियर वो तत्व होता है जो क्रोमोसोम के एंड पे कैप की तरह होता है, और टेलोमियर जितना लंबा उतनी आपकी आयु लंबी और हेल्दी। टेलोमियर जितना छोटा आयु छोटी और बीमार। अच्छा, पहले चेक कर सकते हैं? हाँ, अभी भी आप कर सकते हो, इसका चेकअप आता है। अच्छा। तो उन्होंने पहले चेक कर लिया, उसके बाद एक ग्रुप को अच्छी बढ़िया न्यूज सुनाई, दूसरे ग्रुप को सैड और टेंशन वाला सब सुनाया, एंड देन 10 दिन बाद स्टडी किया। तो जो सैड और टेंशन स्ट्रेस वाला ग्रुप रखा गया, उनका टेलोमियर की लेंथ छोटी हो गई थी। छोटी मतलब बीमारी आएगी उनको और जल्दी मरेंगे, सीधी सीधी भाषा में। और जो दूसरा ग्रुप था जिनको अच्छी बातें हैप्पी रखा गया, खुश रखा गया, तो उनका टेलोमियर की लेंथ बढ़ गई थी, यानी कि उनकी आयु बढ़ गई और वो हेल्दी भी रहेंगे और ज्यादा लंबा जिएंगे। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या मिलता है? आप सिर्फ खुश रहो, स्ट्रेस मत पालो, आधा हेल्थ तो वैसे ही जीत लोगे आप। अब एक तो इंटरेस्टिंग ये है कि मतलब मैं अपनी आयु पता कर सकता हूँ। आइडिया, हाँ, अप्रोक्सीमेट बिल्कुल कर सकते हैं। तो बहुत बड़ी बात है ये। हाँ, टेलोमियर से बिल्कुल कर सकते हैं। तो एक क्या ये कॉमनली अवेलेबल टेस्ट है? नहीं, बहुत कॉमनली नहीं है। जेनेटिक्स में जो स्टडी करते टेस्ट करते हैं वो इसको करते हैं, बहुत कॉमनली अवेलेबल नहीं है, क्योंकि अभी भी कोई एग्जैक्ट क्वांटिफाई नहीं कर सकता कि 3 mm टेलोमियर है तो आयु कितनी बची है। अभी वो स्टडी होनी बाकी है। वो स्टडी होनी बाकी है, बट ये कोई बोल सकता है आपको कि यार आपका टेलोमियर बहुत छोटा है, यू नीड टू वर्क ऑन योर जेनेटिक्स। तो वो आपको हमारे पास भेज देंगे, हम आपके माइंड को रीप्रोग्राम, ब्रेन को रीप्रोग्राम, एंड सोशल जीनोमिक्स, साइकोजीनोमिक्स और जेनेटिकली टारगेटेड मेडिसिन देके आपके टेलोमियर की लेंथ को बढ़ाकर आपको हेल्दी और लॉन्ग लाइफ दे सकते हैं, अगर आप बीमार नहीं हो तो भी। अभी आपने एक वर्ड बोला कि आप स्ट्रेस मत लो। अभी यहाँ पे ऑडियंस से बहुत सारा कमेंट करना शुरू कर देगी, स्ट्रेस हाँ, तो होता ही है। और मुझे होता लगता है यही हम सिखाते हैं कि ये वर्ड बोल के हम स्ट्रेस को एक कॉमनली मान लिए कि हाँ ये तो होगा, बाय डिफॉल्ट मान लिया। तो अब स्ट्रेस तो जीवन का हिस्सा मान लिया लोगों ने। तो गलत नहीं है। स्ट्रेस 2 तरह का होता है, लोग उसे एक ही समझते हैं। स्ट्रेस होता है यू स्ट्रेस, EUSTRESS। यू स्ट्रेस इज अ हेल्दी स्ट्रेस जो आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कराता है। अगर आप लाइफ में कोई स्ट्रेस नहीं लोगे, आपकी कोई ग्रोथ नहीं होगी। जैसे अगर सपोज किसी 20 साल के बंदे ने बोला, पापा बोल रहे उसे बेटा कुछ कर, बेटा बोलता भगवान देख लेंगे, मैं क्यों टेंशन लूं। अच्छा, ये मेरे पास केस है सर। अच्छा, ये केस भी है, क्या बात है। तो मुझे होता अब ये बंदा कोई टेंशन नहीं ले रहा है, इसके लाइफ में कुछ ग्रोथ होगी। अरे सर, मेरे को याद आ गया उसका, उसकी बहन इतनी परेशान है, 26 साल का लड़का है सर वो। हाँ। और हर बात पे मेरे तो बाबा हैं। अच्छा ठीक है, बाबा हैं, तो जब पिक्चर जाना तब बाबा याद नहीं आते। हाँ, जब उसको कुछ और बाकी काम सुट्टा लगाना तब याद नहीं आते। तब बाबा याद नहीं तब आते। उसको काम, जब काम करने के मेरे तो बाबा हैं, देखी जाएगी कि हाँ, होगा। तो अभी वो क्या हो रहा है कि वो टेंशन कुछ ले नहीं रहा, उसकी लाइफ में कोई ग्रोथ नहीं होगी। तो ये स्ट्रेस लेना चाहिए,
यू स्ट्रेस, तो हर स्ट्रेस बुरा नहीं होता, पहली बात तो ये आपके ऑडियंस को या सबको पता होना चाहिए। स्ट्रेस अगर आया है उसके पीछे अच्छा इंटेंशन भी हो सकता है, दिस इज वन पावरफुल थिंग। उसका दूसरा आता है डिस्ट्रेस, DISTRESS, डिस्ट्रेस। अब ये डिस्ट्रेस है बीमारी वाला स्ट्रेस, आपको इसे मैनेज करता आना चाहिए या फिर इरेज करता आना चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल कि किसी के परिवार में बहुत झगड़े, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, अभी बहुत टेंशन में है, तो इसकी आदत भी हो सकती है टेंशन लेने की, तो इस आदत को बदल दो। इसका ब्रेन का पैटर्न भी हो सकता है टेंशन लेने का, उस पैटर्न को बदला जा सकता है, न्यूरोप्लास्टिसिटी कर लो। सर न्यूरोप्लास्टिसिटी का आपने कई बार नाम लिया है, तो मैं हाँ। चाहूंगा इस बात के बाद कोई एक आधी एक्टिविटी भी बताइएगा आप। ठीक है, बताऊँ। सो अभी हमने, हाँ इसके पहले वाला तो उसका न्यूरोप्लास्टिसिटी कर लो। तो अगर आपके पास स्ट्रेस लेने की आदत है तो उसे बदलना जरूरी है, और वो स्मोकिंग और अल्कोहल की आदत से भी बड़ी भयंकर आदत है, तो इसे न्यूरोप्लास्टी से बदला जा सकता है। अब न्यूरोप्लास्टी मतलब क्या है? बेसिकली आपका थॉट पैटर्न, थिंकिंग पैटर्न आपके ब्रेन के पैटर्न को और वेव्स को इन्फ्लुएंस करता है, ये तो सब मानते हैं। ठीक है। तो अगर किसी का सपोज थॉट का पैटर्न पूरा नेगेटिव है तो उसके ब्रेन के पैटर्न में भी नेगेटिव इन्फ्लुएंस आएगा। ठीक बात है। तो अब ब्रेन को रिवायरिंग करना है, तो पहले आप माइंड को रिवायरिंग करो, रीपैटर्निंग करो। तो आपका सोचने का पैटर्न बदलना है। आप बोलो उसे क्यों बदलना है? माइंड के लिए नहीं, ब्रेन के लिए बदलो। तो जैसे आपने कहा अफर्मेशंस कुछ काम करते हैं क्या? अफर्मेशन तो जीन्स पर भी काम करते हैं, लेकिन यहाँ हम बात करें न्यूरोप्लास्टिसिटी की, तो कुछ थेरेपीज एक्टिविटीज होती है जो ब्रेन माइंड पर काम करके ब्रेन के पैटर्न को चेंज करती है। मैं वो जानना चाहूंगा कौन सी कोई एक आधी अगर आप एक्टिविटी। जैसे हम इलाज कैसे करते हैं बता दो, उसमें सब आ जाएगा। ठीक है, तो सपोज किसी को किडनी फेलियर है या किसी को लीवर का प्रॉब्लम है, ठीक है, तो लोग जनरली क्या करते हैं, लीवर और किडनी की दवाइयाँ खाते हैं। कोई बोलेगा सर डिमेंशिया है, पार्किंसंस है। हम ऐसा नहीं करते, हम ब्रेन को रीवायरिंग करेंगे। रीवायरिंग कैसे करेंगे? हम उसका डेली रूटीन देखेंगे, क्या क्या इम्पैक्ट ब्रेन पर जा रहा है। ज्यादातर तो निगेटिव ही जाता है। तो हम उसे सुबह एक एक्टिविटी देंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने दे दिया कि सुबह आप एक फॉरगिवनेस एक्टिविटी करो। ठीक है। देन दिन में हम स्पेसिफिक अफर्मेशन देते हैं। जनरल अफर्मेशन काम नहीं करते, मैं बता दूं क्लियरली। बहुत लोग बोलेंगे, नीचे कमेंट आ जाएंगे, सर अफर्मेशन मैं कर रहा हूँ कुछ फायदा नहीं हुआ। देखिए, आपके लिए जो अफर्मेशन सही रहेगा वो मेरे लिए जरूर नहीं कि सही हो। आई एम ए डिफरेंट पर्सन। अफर्मेशन भी टेलर मेड होंगी। हम हर चीज टेलर मेड करते हैं। हम आपका जेनेटिक स्टडी करेंगे, हम आपकी केस हिस्ट्री लेंगे, हम आपका माइंड को स्टडी करेंगे, हम आपके लाइफ में क्या क्या ट्रॉमा आपने सहन किया, आपका स्वभाव कैसे है, आप गुस्से हो या शांत हो, आप रोने वाले हो या चिढ़ने वाले हो, या फिर आपके साथ बचपन में क्या अन्याय अत्याचार हुआ है। देन लड़कियों में काफी सेक्सुअल अब्यूज होता है, वो भी देखेंगे। हम सारा देखेंगे अफर्मेशन के लिए भी, और उसके हिसाब से एक स्पेसिफिक क्यूरेटेड टेलर मेड अफर्मेशन बनाएंगे, ताकि वो अफर्मेशन ऐसे वर्ड से लेस होगा कि आपके जीन्स को भी इंपैक्ट करे, आपके ब्रेन को भी इंपैक्ट करे, आपके माइंड को भी रीप्रोग्राम करे। तो हम टेलर मेड अफर्मेशन बनाएंगे। हर व्यक्ति के लिए कुछ वर्ड्स उसमें डिफरेंट डालने ही पड़ते हैं, अदरवाइज इट डजंट वर्क। देन हम और कुछ सपोज किसी को मेडिटेशन देना है, वो बता देंगे। डाइट चेंज करना है, हमारे पास डाइटिशियन है, वो बताएंगे। हमारे पास एक पेशेंट के लिए दवाई नहीं होती, सिर्फ दवाई तो है, दवाई के साथ साथ एक हेल्थ कोच है, एक डाइटिशियन है, एक हीलिंग कोच है, एक डॉक्टर है। इतने सारे लोग मिलकर काम करते हैं, तब रिजल्ट मिलता है। लेकिन बॉटम लाइन, क्या रिजल्ट मिलता है? आंसर इज यस। तो वो जो लेडी थी किडनी फेलियर की, आज 5 महीने से कोई डायलिसिस नहीं किया उसने। किडनी फेलियर एंड स्टेज में 5 महीने से डायलिसिस नहीं किया, असंभव से भी असंभव है। अगेन एक किडनी की भी बात आ रही है। अब ऐसा नहीं कि लोग बोलेंगे सर ये किडनी का इलाज करते सिर्फ, हम क्रॉनिक पैनक्रेटिस, अब हम कोई भी क्रॉनिक बीमारी का इलाज करते हैं, बिकॉज हमें मतलब नहीं पेड़ क्या है, हमें तो जड़ें काटने से मतलब है। अगर आपको पेड़ का स्टडी करना है तो आपको बॉटनिस्ट बनना पड़ेगा। ये पेड़ का नाम है मैग्नीफेरा इंडिका, इसको कॉमनली मैंगो कहा जाता है, इसकी प्रॉपर्टीज ये है ना। अगर पेड़ को स्टडी करना है तो, लेकिन जड़ें काटना है तो मुझे मतलब ही नहीं पेड़ कौन सा है। तो बीमारी कोई भी हो, बस आपको काम यही करना है, रूट कॉज ट्रीटमेंट। तो हमको जड़ें काटना है, पेड़ के बारे में पता नहीं तो भी चलेगा, पता है तो भी चलेगा। तो हम सभी के जड़ें काटते और रूट्स कट कर देते। तो हम इलाज में ये सारी चीजें करते हैं। अब एक केस और बता दूं, बड़ी इंटरेस्टिंग केस है। एक व्यक्ति है, 40 साल का था, 30 साल का था शायद, तब किडनी उसकी खराब हो गई, दोनों किडनी खराब। डॉक्टर ने कहा ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा।
अब ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा तो मदर की किडनी मैच होगी, मदर ने किडनी दे दी एंड काम हो गया, लेकिन टेम्पररी। क्यों? क्योंकि पहले जिस कारण से किडनी खराब हुई थी वो कारण तो सारे बॉडी में थे, तो अभी क्या हुआ, ये मदर वाली किडनी भी खराब हो गई। फिर हम बोल देते हैं कि बॉडी ने एक्सेप्ट नहीं किया इसको। बॉडी ने एक्सेप्ट करने के बाद भी खराब होती है, एक्सेप्ट नहीं किया तो और एक अलग अलग ही चीज है, वो रिजेक्शन बोलते हैं उसे। ठीक है। बट ये एक्सेप्ट करने के बाद भी खराब हो गई। अब डॉक्टर ने कहा फिर से ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। अब पेशेंट बोलता है मैं पहले ही 20 लाख तो ट्रांसप्लांट में खर्च चुका हूँ, बाकी सारा डायलिसिस भी कर ही रहा हूँ, 30 लाख से ज्यादा खर्चा हो गया, अभी और 15-20 लाख खर्चा करूँ। तो पेशेंट परेशान हो गया, बोले माँ की किडनी नहीं चली तो बाकियों की क्या चलेगी। तो पेशेंट बोला मैं नहीं करूंगा, मर जाऊंगा तो चलेगा। मैंने कहा भाई बेटर देन डाई, लेट अस ट्राई। तो मैं हमेशा कहता हूँ लोगों को, पीपल आर रेडी टू डाई बट नॉट रेडी टू ट्राई। बट ये व्यक्ति तैयार हो गया, बोले ठीक है कुछ लिंक से हटके बट करूंगा मैं। तो इसने स्टार्ट किया। अब बॉडी में 3 किडनी है, तीनों फेल है, क्योंकि किडनी ट्रांसप्लांट में पहली किडनी नहीं निकाली जाती, एडिशनल किडनी डाल दी जाती है। निकालते नहीं है? निकालते नहीं है अनलेस वो सड़ जाए या कुछ पस हो जाए या ऐसा कुछ। तो अब बॉडी में 3 किडनी, तीनों फेल हो गई। अब उसका डायलिसिस भी शुरू हो गया। उसका यूरिन आउटपुट 3.5 ml 24 घंटे में। अच्छा, बहुत कम हो गया, मतलब इतना ना के बराबर। ना के बराबर। तो किडनी सारी फेल होगी, तो डायलिसिस करना कंपलसरी है। मैंने कहा देखो आप 20 लाख खर्चा करोगे, उससे अच्छा एक बार मौका तो दो, क्योंकि जब वो फिश पॉन्ड में की फिश एक्टिव हो सकती है तो आप जैसे अद्भुत इंसान की किडनी तो एक्टिवेट हो ही सकती है। तो उसे बात तो पड़ गई, बोले हमने कोई कभी किया ही नहीं खुद पे इलाज, आज कर लेता हूँ। अभी तो किडनी पे ही किया, इलाज शुरू किया उसने। लॉन्ग स्टोरी को शॉर्ट कर रहा हूँ, आज उसका 3.5 ml की जगह 350 ml यूरिन आउटपुट है। अब उसने एक मजेदार सवाल पूछा, सर अब कौन सी किडनी एक्टिवेट हुई होगी? बोला मुझे नहीं पता, मैं तो चाहूंगा सारी एक्टिवेट हो जाए। अभी उसने जस्ट शुरू किया है, हार्डली 3 months हुए होंगे उसे। नॉर्मली सर क्या खर्चा आता है, इफ यू वांट टू रिवील, मतलब दैट्स अप टू यू। रिवील नहीं, सबका अगेन टेलर मेड रहता है, जैसे बड़ा मुश्किल काम है। पेशेंट की बात कर रहा हूँ मैं। अभी इसके पास ऑप्शन था कि 20 लाख खर्चा करो या 1.5 लाख खर्चा करो, तो हमने उसके बाद 1.5 लाख पहले कर इन्वेस्ट। ठीक है। उसके बाद एक और हमारा प्रोग्राम आता है जो ऑनलाइन प्रोग्राम, जो घर बैठे हम सबका इलाज करते हैं। हमारा इलाज मैक्सिमम घर बैठे है। ओके। तो ऑनलाइन प्रोग्राम ज्वाइन कर लिया इसने। तो इसका मात्रा अगर खर्चा बोलोगे तो हार्डली 5% से 10% से लेस ही आएगा, मतलब जो एक्चुअल आना था उसका। हाँ, जो अब लीवर ट्रांसप्लांट का 50 लाख खर्चा है, अब वो कोई 10,000 में ठीक होने वाला है नहीं लीवर, उसमें खर्चा तो आएगा, लेकिन ये खर्चा ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि आज वो हैप्पी है, किडनी बदल के हैप्पी नहीं था, किडनी बदल के हेल्दी भी नहीं था, आज वो हेल्दी भी है, उसका बीपी भी सेटल हो रहा है, उसका शुगर भी सेटल हो रहा है, क्योंकि वो हील हो रहा है, वो हेल्दी हो रहा है, राइट। तो ये ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल पड़ता है और इसमें जिंदगी बदलती है। आप ऑपरेशन करके जिंदगी नहीं बदलती। तो आपके पास मतलब क्रॉनिक डिजीज के अलावा, जैसे मान लो प्रोस्टेट है, वो भी क्रॉनिक डिसीज है। ओके, मैं थोड़ा सा एक बार मेरे को डिफरेंस समझाना, क्रॉनिक हाँ। डिजीज क्या होता है और नॉर्मल डिजीज क्या होता है? देखो, एक्यूट डिसीज मतलब जो बीमारी आती है, कुछ दिन रुकती है और फिर चली जाती है, एक्यूट डिजीज बोलते हैं। एक्यूट। जैसे वायरल फीवर आ गया, 10 साल नहीं चलेगा, वो आएगा 2, 4, 5, 7 दिन के लिए, 10 दिन के लिए और फिर चला जाएगा, राइट। गैस्ट्रो हो गया वो भी जाएगा, डायरिया वो भी जाएगा, कुछ वोमिटिंग हो रही है वो भी जाएगा, है ना। तो ये छोटी छोटी बीमारियां होती है जो आती है, रुकती है, जाती है। कोविड भी एक्यूट ही था, ओके, राइट। कोविड कोई 10 साल नहीं रहेगा किसी को, राइट। तो ये एक्यूट होता है सारा, इन्फेक्शन सारे ज्यादातर एक्यूट होते हैं। पहले होगी एक्यूट होगी, हाँ जी, पहले एक्यूट हो गई। ओके। कुछ बीमारी आती है और जाना भूल जाती है, जाने का सिस्टम ही नहीं इनके पास, ओके। तो ये आपको जिंदगी भर चलती है, आखिरी सांस तक चलती है, इसे कहते हैं क्रॉनिक डिसीज। क्रॉनिक डिजीज, इसमें कौन कौन सी डिजीज आ जाती हैं? डायबिटीज से हाइपरटेंशन, ऑटोइम्यून डिसीज, अस्थमा, सीओपीडी, प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी, देन कैंसर्स, किडनी फेलियर्स, लिवर फेलियर्स, सारी क्रॉनिक बीमारी है ये। और एक ऑटो इम्यून डिजीज होती है, वो क्या होती है? ऑटो इम्यून डिसीज मतलब जब हमारा इम्यून सिस्टम हमारे खिलाफ हो जाए, ओके, राइट। मतलब वो बोलते विद्रोह कर ले और हम ही पर अटैक कर दे, दैट इज कॉल्ड ऑटो इम्यून डिसीज। अब ये नाम एक है बट इसमें 81 बीमारियां और है। अच्छा। हाँ, ऑटो इम्यून डिसीज में मतलब अंकाइलोसिस स्पॉन्डिलिटिस, कुछ वेरिएंट ऑफ डायबिटीज, देन कुछ वेरिएंट ऑफ कैंसर, सोरियासिस, एसएलई, ये भी ऑटो इम्यून डिसीज में आते हैं सारे के सारे। तो ये सब क्योरेबल है, बीमारी कोई भी होगी? मैं रिपीट करो, सब एक तो रिवर्सिबल है या क्यूरेबल है, डिपेंडिंग फ्रॉम डिसीज टू डिसीज, बट हर एक में रिजल्ट मिलता है और मिल सकता है। अब ऑब्वियसली मैं भगवान नहीं हूं कि गारंटी बोल दूं सब आ जाओ सब ठीक हो जाओगे, ऐसा नहीं है। आप कितना मेहनत करोगे वो भी मैटर करता है। हमने सिस्टम पूरा बना दिया है। अगर आपको लगता है आपकी जिंदगी प्रेशियस है,
वैल्यूएबल है, तो आपने एक बार इंसान का पूरा इंसान वाला इलाज तो करना ही चाहिए। स्पेयर पार्ट वाला इलाज तो बहुत कर लिए, इंसान वाला इलाज एक बार तो कर लो। इंटरेस्टिंग सर। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है सर, फैमिली में कैंसर हिस्ट्री है या डायबिटिक हिस्ट्री है, बहुत सारा कॉमन भी होता जा रहा है ये। अब उसके जो बच्चे हैं उनको तो नहीं है अभी, वो अपनी क्या ऐसी लाइफस्टाइल में 3 ऐसे चेंजेस करें जिससे उसको कभी लाइफ में कभी प्रॉब्लम ना आए, आपके पास भी ना आना पड़े। वेरी गुड, सिंपल बता रहा हूँ मैं आपको। जीन्स उनके पास ऑलरेडी है, हम्म, ट्रिगर्स को रोको। तो ट्रिगर्स, पहला ट्रिगर होता है माइंड, सबसे बड़ा ट्रिगर है माइंड। ओके, तो इन बच्चों ने ना स्ट्रेस वगैरह से दूर रहना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट। ओके। दूसरा ट्रिगर जीन्स के लिए होता है बैड हैबिट्स, बैड हैबिट्स लाइक अल्कोहल, स्मोकिंग, ड्रग्स। अल्कोहल बिल्कुल अलाउ नहीं होता। आइडियली देखो, आप ओकेजनली, कोई लेता नहीं अल्कोहल, हम्म, कोई बोलेगा सर मैं ओकेजनली लेता हूँ। ऐसे एक पेशेंट से पूछा था मैं, बोले सर कभी कभी लेता हूँ। मैंने कहा, कब लेते हो? बोले सर पार्टीज वगैरह में लेता हूँ। मैंने ठीक है, एक बार पार्टी में लेते दैट्स ओके। वाइफ वाइफ खड़ी थी, बोले सर पूछे तो पार्टी कब रहती है? मैंने पार्टी कब कब रहती है? बोले सर डेली रहती है ऑलमोस्ट। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कोई भी बैड हैबिट आपके जीन्स को ट्रिगर कर सकती है। देन बैड लाइफस्टाइल इज अनदर बिग ट्रिगर। बैड लाइफस्टाइल को थोड़ा सा बताइए क्या मतलब। अब फॉर एग्जांपल आजकल के बच्चे आप देखोगे, सोने का टाइम नहीं बचा। वो रात में शुरू करते 10-11 बजे नेटफ्लिक्स देखना, सुबह 3-4 बजे तक नेटफ्लिक्स देखते रहते, उसके बाद सोते। अब इन्होंने किया क्या? इन्होंने बॉडी के रिदम को ब्रेक कर दिया। बॉडी में एक रिदम होता है, सर्काडियन रिदम। तो रात में जो 12 बजे के आसपास मेलाटोनिन सीक्रेट होता है वो हो ही नहीं रहा इनका। अब मेलाटोनिन सीक्रेट नहीं हुआ तो वैसे भी कैंसर के चांस बढ़ गए, बीमारी के चांस बढ़ गए, डायबिटीज के चांस बढ़ गए। तो आप इस रिदम को ब्रेक नहीं कर सकते, या तो कम से कम करना है। ये 11-12 बजे तक सो जाना चाहिए। आइडियली तो 9 बजे सोना चाहिए, राइट। और ऑनेस्टली मैं भी नहीं हूं इतना आइडियल। तो कोशिश करना चाहिए जितना जल्दी सो जाओ। मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में मैं बोलूंगा 9 बजे सो जाना चाहिए, तो लोग बोलेंगे ये डॉक्टर का कुछ स्क्रू ढीला है, राइट। इम्प्रैक्टिकल बात हो जाएगी। इम्प्रैक्टिकल बात हो जाएगी। तो मैं कहूंगा कि आपको आइडियली 12 के पहले तो सो जाना चाहिए, 11 पकड़ लो ज्यादा से ज्यादा, राइट। ओके, अर्लियर द बेटर। 9 बजे सो गए बहुत बढ़िया, नहीं सो पाए 10 बजे सो गए ओके चलेगा, 11 लास्ट, राइट। तो 11 बजे सो जाना बेस्ट रहता है, क्योंकि मेलाटोनिन सिक्रीशन, बॉडी का सिक्रीशन, हार्मोन का सिक्रीशन सारा इस टाइम क्लॉक के हिसाब से चलता है। तो उनके जीन्स तो मिले हैं, लेकिन अगर वो सही काम करे तो जीन्स को कभी ट्रिगर ही ना होने दे। तो पहला स्ट्रेस नहीं लेना, स्ट्रेस दूसरा नहीं बैड लेना, हैबिट से बच के रहना, और बैड लाइफस्टाइल से बैड बच के लाइफस्टाइल रहना। से बच के रहना। ओके। ऐसे आप, क्योंकि बीइंग अ डॉक्टर आप बहुत सारे पेशेंट्स को भी देखते हैं और आपकी फैमिली में भी डॉक्टर हैं, ऐसी कौन सी 3 या 5 हैबिट्स हैं जो आप डेली फॉलो करते हैं? मैं खुद के लिए जितना बताया उसमें से मैक्सिमम फॉलो करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं एक्सरसाइज स्ट्रेस को कैसे दूर रखते हो, हमें प्रैक्टिकल वे बताओ सर। ऐसे मैं भी बहुत बार बोलता हूँ स्ट्रेस मत लेना। बोलना बहुत आसान है ना, बोलना बहुत आसान है कि कैसे दूर रहता है। देखिए क्या होता है, स्ट्रेस कैसे आता है। सबसे पहले आप रिलेशनशिप की बात कर लो। इसने मुझे ऐसा कैसा बोला, इसने मेरे साथ ऐसा कैसा किया, राइट। अपमान हो जाता है हमारा जल्दी से। देखो आप खुद को इतना बड़ा क्यों समझते हो कि आपके साथ कोई गलत कर ही नहीं सकता। भाई गलत तो हिटलर के साथ भी हुआ है, गलत तो महात्मा गांधी के साथ भी किसी ने किया ही होगा, राइट। तो आप कौन से तुरम खा हो गए? तो पहली बात, हर्ट होना बंद कर दो। तो मैं जनरली हर्ट नहीं होता, ओके। सिंपल, मतलब मैं मेरी प्रैक्टिस बता रहा हूँ, मैं हर्ट नहीं होता। मुझे पता है जो हो रहा है ना, इसमें कुछ ना कुछ तो अच्छा है, इसको दिमाग में फिट कर दो। क्योंकि देखिए आप कहोगे सर क्या सर कुछ भी मेरे हिसाब से नहीं हो रहा है, वेरी गुड। अब आपको अब फिर से डॉक्टर पागल हो गए भी है, तो अगर मेरे हिसाब से नहीं होता मैं समझ जाता हूँ कि ये ऊपर वाले के हिसाब से हो रहा है, दैट्स गुड, दैट्स बेटर। उनको ज्यादा पता है ना मुझसे। तो अब मेरा काम यहाँ पे सॉल्व हो जाता है, क्योंकि मेरे हिसाब से हो रहा है आई एम हैप्पी, नहीं हो रहा है आई एम मोर हैप्पी। ओके, शायद देयर इज सम सीक्रेट फॉर मी, राइट। तो आई एम हैप्पी बोथ वेज। देन फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करो। कैसे होती है वो? फॉरगिवनेस मतलब आपके मन में किसी के लिए कुछ भी बुरा आ रहा है उसे माफ कर दो। बुरा जैसे किसी को देखकर जेलसी हो गई या किसी के प्रति कोई गलत धारणा आ गई, विचार ऐसे। हाँ, तो खुद को भी माफ कर दो अगर आपके मन में गलत है तो। कुछ नहीं, अभी तो मेरे लिए प्रोसेस तो ऑटोमेट हो गया, बट यस पेशेंट के साथ हम बहुत सारा प्रोसेस करते हैं। हमने एक्टिविटीज बनाई है, थेरेपीज बनाई है। जैसे मैंने कहा कि हम माइंड, ब्रेन, जीन सब रीप्रोग्राम करते हैं, तो हमने कुछ थेरेपीज बनाई है, न्यूरो सेलुलर इंजीनियरिंग,
जितनी चीज आपको पता है सारे का ये अलग मिक्सचर है, और हम सेल्स को बदलते हैं। जैसे मैंने कहा ना ऑर्गन एक्टिवेशन, तो मैं कहूंगा आप डायबिटीज में 20-30-50 साल गोली खाने का प्लान जो है उसके जगह 1 साल के लिए पैनक्रियाटिक एक्टिवेशन पे काम करो ना। कैसे होता है वो? मतलब Again, मतलब ऑब्वियसली वो आपके ट्रीटमेंट का पास हो, लेकिन कुछ ऐसा बेसिक चीजें पता लगे जो समझ में तो आए भी एग्जैक्टली है क्या ये। समझाना चलो एग्जाम्पल से आसान है, मैं एग्जाम्पल बताता हूँ, ठीक है। अगर कोई बंदा है जंगल में जा रहा है, बड़ा घना मतलब बहुत डेंजर फॉरेस्ट है, और शेर उसके सामने आ गया अचानक, अब उसके साथ क्या क्या हो सकता है बताइए। ऑब्वियसली ज्यादातर चांसेस तो शेर के खा जाने के हैं। उसके पहले क्या प्रोसेस, तो दिल की धड़कन बढ़ेगी, एग्जैक्टली हाँ। मतलब हार्ट इन्वॉल्व हो गया, हाथ पांव थरथर कांपेंगे, मतलब पूरा मस्कुलर सिस्टम नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व हो गया, राइट। देन आप देखोगे कि उसको रोंगटे खड़े हो गए, पसीना आ गया, तो ब्रेन और ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व हो गया, बराबर है। कुछ लोग बोलते हैं सर हार्ट अटैक भी आ सकता है, यस। ब्रेन स्ट्रोक भी हो सकता है, यस। वो बेहोश भी हो सकता है, यस। सुसुपोटी हो जाएगी, बराबर है। तो आप देखोगे एक शेर सामने आ गया तो उसकी पूरे सिस्टम हिल गई, राइट। तो हमने सोचा जब शेर सामने आने से पूरा सिस्टम हिल गया तो शेर में ऐसा क्या है, तो शेर का डर है, मतलब माइंड में फियर आने से सारा सिस्टम हिल गया। तो क्या हम माइंड में ऐसा कुछ डाल सकते हैं जिससे सारा सिस्टम पॉजिटिवली हिल जाए? साउंड्स गुड। तो वी हैव डेवलप दोज टेक्निक्स जिससे हम माइंड में ऐसे कुछ चेंजेस कर देते हैं कि सारा सिस्टम सारे सेल्स हिल जाते हैं पॉजिटिवली एंड वी एक्टिवेटेड। जैसे अगेन एक बंदा है, बोलते समय दौड़ नहीं सकता ज्यादा, ठीक है, गुड, वेरी गुड। उसके पीछे पागल कुत्ता लगा दो, अब बोलो एक्टिवेट हो जाएगा, उसके सेल एक्टिवेट हो जाएंगे, उसके मसल्स एक्टिवेट हो जाएंगे, यस और नो? बिल्कुल ठीक है। तो फिर अगर सेल एक्टिवेट हो सकते हैं तो आप अच्छे काम के लिए क्यों नहीं एक्टिवेट करते? तो हमने ये सारी थेरेपीज को डिजाइन ऐसे किया है कि आपके पैनक्रियास को एक्टिवेट करते हैं, किडनी को एक्टिवेशन किया जा सकता है, आपकी इम्यूनिटी को एक्टिवेट किया जा सकता है, आपके हीलिंग सिस्टम को एक्टिवेट किया जा सकता है, आपके ब्रेन को ट्रिगर किया जा सकता है। क्योंकि आपने देखिए 2 एग्जाम्पल में ब्रेन तो ट्रिगर होता है और हम निगेटिव ट्रिगर को जल्दी मानते हैं। तो हमने देखा कि पॉजिटिव ट्रिगर्स कैसे इंस्टॉल करें माइंड में ताकि बाकी पॉजिटिव रिजल्ट अपने आप मिल जाए। एंड दिस इज द बेस ऑफ न्यूरो सेलुलर इंजीनियरिंग। आप जब ये सब इतने पेशेंट्स का काम करते हैं, वैसे तो मुझे पता है इससे क्लोज एंडेड क्वेश्चन, फिर भी मैं आपके मुंह से ही सुनना चाहूंगा। नहीं, हाँ बोलिए। कितने % तक एक्यूरेसी आती है रिजल्ट्स को लेकर? सबसे पहले रिजल्ट्स को डिफाइन करते हैं। देखिए एक व्यक्ति है, वो रोज मरने के बारे में सोच रहा है। आप देखोगे मेजॉरिटी क्रॉनिक खतरनाक बीमारियों में, देखो नॉर्मल व्यक्ति एक बार मरता है, लेकिन क्रॉनिक बीमारी का पेशेंट रोज न जाने कितने बार मरता है। सही कह रहे हैं आप। अब रोज वो मरने के बारे में सोच रहा है, मेरे बाद मेरे परिवार का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, उनके एजुकेशन का क्या होगा। रोज परेशान है, काम छूट गया उसका, जॉब छूट गया है, या कर रहा है बिजनेस तो रिजल्ट नहीं मिल रहा है, पूरी फैमिली परेशान हो गई है, राइट। तो इस व्यक्ति की लाइफ बदलना रिजल्ट मानेंगे कि नहीं मानेंगे? बिल्कुल मानेंगे। ये तो हम 5 दिन में भी कर देंगे। सो हर बार रिजल्ट ये नहीं होता कि किडनी कब ठीक होगी, बिकॉज इट इज गोइंग टू टेक डिफरेंट टाइम। बट लाइफ चेंज होना या रिजल्ट्स मिलना ये बहुत फास्ट हो जाता है। हम जनरली पेशेंट्स को बोलते हैं डाउट है तो 5 दिन का रिट्रीट कर लो। रिट्रीट तो आप वैसे भी करते हो, कहीं ना कहीं जाते हो, मसाज सेंटर में जाते हो, योगा सेंटर में जाते हो, 15 दिन रहते हो। उससे अच्छा हमको 5 दिन दो ना। वो भगत सिंह जी ने कहा था ना, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। नहीं, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, बोस ने। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मैं कहता हूं तुम मुझे 5 दिन दो, मैं तुम्हें बीमारी से आजादी दूंगा। ये ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों होती है रिट्रीट? ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों होती है। ऑफलाइन जब आते हैं रेसिडेंशियल प्रोग्राम ज्यादा पावरफुल इंपैक्ट आता है, लेकिन अभी हम देख रहे हैं ऑनलाइन में भी उतना ही या कहीं कि उससे ज्यादा भी इंपैक्ट आ रहा है। सो बोथ वर्क्स। मतलब अभी ना कुछ कॉमन चीजें और देखने को मिल रही हैं। कभी कभी लगता है कि ये प्लान्ड वे में हो रहा है, जैसे हर किसी को डायबिटिक्स का, जैसे आजकल बड़ा चलता है कि डायबिटीज को जो पैरामीटर्स हैं वो चेंज कर दिए गए हैं। कोलेस्ट्रॉल को लेकर या फैटी लीवर को लेकर, क्या ये तो बहुत कॉमन हो गया है। भी कोलेस्ट्रॉल तो हर किसी को, आप घी खा रहे हो ऐसा या आप तेल खा रहे हो, और कई बार इतना डर लगता है कि जितना कुछ हमारे जो साथी इन्फ्लुएंसर बता देते हैं कि कुछ भी ना खाएं इस मतलब तो।
मतलब आप कुछ भी हाथ लगा रहे हो तो उसमें कोई ना कोई पंगा है। आटा बंद कर दो, घी बंद कर दो, तेल बंद कर दो, फिर सब्जियां पे उसका पेस्टिसाइड, तो खाना क्या है? तो कोलेस्ट्रॉल भी एक अपने आप में बहुत बड़ा इशू हो गया है। मैं इसलिए हमेशा कहता हूँ कि सोशल मीडिया की अच्छी बात भी है, बुरी बात भी है, राइट। अभी हम भी लोगों तक तो सोशल मीडिया के थ्रू ही पहुंच रहे हैं, राइट। लेकिन सोशल मीडिया में गलत चीजें ज्यादा तेजी से फैलती है। आप कोई बिल्कुल। अच्छी चीज बताओगे, जैसे अभी मैं आपको एक डॉक्टर का मेडिकल एडवाइस दे रहा हूँ, राइट, तो इसे देखने वाले कम मिलेंगे। लेकिन आप कोई देखो, कैरी मिनाटी का कुछ आ जाए, रोस्ट आ जाए, तो उसे करोड़ों में व्यूज मिल जाएंगे, जबकि वो तो पॉजिटिव कुछ है ही नहीं उसमें, राइट। या कोई एक्ट्रेस कुछ भद्दा सा कुछ कमेंट कर दे, इट विल गेट वायरल। तो सोशल मीडिया ये शायद निगेटिव चीजों को ज्यादा तेजी से फैलाता है। तो जितने लोग देखते हैं उनकी जिम्मेदारी है कि सही चीजें लोगों तक फैलाओ, राइट। तो आप जो कह रहे हो कि कोलेस्ट्रॉल के बारे में, अब कोलेस्ट्रॉल एक समय बहुत खतरनाक माना जाता था, और आज कहते हैं कि कोलेस्ट्रॉल उतना डेंजरस नहीं है। हाँ, लेकिन कहते हैं कि वो उसकी डायबिटिक सॉरी कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन शुरू हो जाती है, ज्यादा कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड जिसको आप बोलते हैं आज ज्यादा। मेडिसिन तो लोग हर एक की खा रहे हैं, मैं कहता हूँ मेडिसिन पर इतना डिपेंड क्यों हो। मुझे बताओ, आज की बात कर रहा हूँ मैं, मुझे एक व्यक्ति ने कहा वेट लॉस करना है, कुछ मेडिसिन दे दो। मैंने क्यों? एक्सरसाइज कर लो। सर वो नहीं होता। बस प्रॉब्लम ये है कि हम इतने आलसी है, मैंने कहा ना, मरने के लिए तैयार है, मैं ऐसे समझ पा रहा हूँ कोशिश जिसकी आप करने के लिए बात कर तैयार रहे नहीं हो। है। मैं समझ पा रहा मैं सो समझ लोग पा हम रहा हम मरने के लिए तैयार है। मैंने ऐसे भी लोग देखे 140 वेट है, बोले सर दवाई दे दो। मैंने थोड़ी मेहनत कर लो, थोड़ा डाइट कर लो। एक्चुअली नहीं कहे कि लोग तैयार। तो जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, दवाई भी मेहनत नहीं करेगी। मेडिसिन डू नॉट वर्क अनलेस यू वर्क। फाइनल। ग्रेट सर। जो स्ट्रेस है, हमने बहुत बात की है इसके ऊपर। स्ट्रेस क्या सिर्फ बॉडी को डैमेज करता है या जीन्स को भी डैमेज करता है? स्ट्रेस ज्यादा तो जीन को डैमेज करता है, इसीलिए वो बॉडी तक इफेक्ट पहुंचाता है। तो स्ट्रेस विल डैमेज योर जीन्स फर्स्ट, ओके। उसके बाद उसका रिफ्लेक्शन बॉडी पे जाएगा। तो हम कह सकते हैं सिर्फ डीएनए का स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाता है? स्ट्रक्चर से ज्यादा फंक्शन भी चेंज हो जाता है, ओके। बिकॉज जीन को ट्रिगर किया जाता है। तो नॉट नेसेसरी स्ट्रक्चर बदलेगा, बट फंक्शन जरूर बदलेगा। फंक्शन बदल रहा है। क्या कैंसर्स के जीन्स को ऑफ करना पॉसिबल है? डेफिनेटली, इसी को तो एपीजेनेटिक्स कहा जाता है। जीन एडिटिंग में भी लोग जीन को ऑफ करने की कोशिश कर रहे हैं, एडिट करने की कोशिश कर रहे हैं। एपीजेनेटिक्स भी जीन साइलेंसिंग की कोशिश कर रहा है। तो जीन्स को ऑफ करना डेफिनेटली संभव है। सिर्फ उसके लिए कैलकुलेटेड अप्रोच चाहिए, इंटीग्रेटेड अप्रोच चाहिए। आप बोलोगे सर एक चीज बताओ जिससे जीन ऑफ हो जाएगा, नहीं होगा। ओके। एक्टिविटी 4-5 चीजों से हुआ था, तो ऑफ भी 4-5 चीजों से ही होगा। जो मेडिटेशन है वो खाली आपको काम और रिलैक्स करने में हेल्प नहीं करता, वो आपके जीन्स को भी चेंज कर देता है। इज इट ट्रू? मेडिटेशन की लेवल्स होती है, ओके। बट यस इट कैन इम्पैक्ट योर जीन्स ऑल्सो। तो मेडिटेशन डीप लेवल का होना चाहिए, और सही ढंग से किया जाए, इट कैन इम्पैक्ट योर जीन्स। तो डेफिनेटली मेडिटेशन को लाइटली मत लीजिए, उसे अच्छे से करना चाहिए। अब हम जब करते हैं, हम सिर्फ मेडिटेशन नहीं करते, मेडिटेशन थोड़ा पैसिव हो जाता है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि हम मेडिटेशन कर रहे हैं, जीन्स चेंज हो रहे हैं। उससे अच्छा हम एक्टिव क्या करते हैं, हम मेडिटेशन में अंदर जाकर एक्चुअल जीन्स पर काम करके उसे चेंज करते हैं। दिस इज मच फास्टर। बट आंसर इज फाइनली यस, मेडिटेशन कैन इन्फ्लुएंस द जीन्स। लेकिन अब इसी में से सेकंड क्वेश्चन आ गया है। आने दो। तो अब मेडिटेशन जब आप कह रहे हैं, डीप मेडिटेशन से अलग होते हैं, पैसिव नहीं होकर वो डीप होने चाहिए, वो कैसे होता है? वो क्या लेवल्स होते हैं इसके? मेडिटेशन एक्टिव भी होता है, पैसिव भी होता है। कुछ लोग कहेंगे कि हम सिर्फ शांत रहेंगे, मन भी शांत हो जाएगा, राइट। और इसका भी इम्पैक्ट शायद जीन्स पर आ जाएगा। आ सकता है क्या? प्रोबेबली यस, आ सकता है। अब ये हो गया पैसिव। कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, मैं बस भगवान का ध्यान करता हूँ, बाकी भगवान देख लेंगे। ये भी हमारी ओर से पैसिव हो गया। एक्टिव मतलब जब हम थेरेपी करते हैं, हम माइंड के अंदर जाते हैं, फिर माइंड के अंदर से जीन्स के अंदर जाते हैं, और वहां पर एक्टिव चेंजेस करते हैं, ऑर्गन में जाते हैं, ऑर्गन को एक्चुअली एक्टिवेट करवा के देते हैं। उसके साथ बाकी थेरेपीज भी की हमने, मेडिसिन से भी एक्टिवेशन कराया है। तो हम इंटीग्रेटेड करते हैं और डीप जाते हैं, तो फिर ऑर्गन एक्टिवेट हो जाते हैं। जीन्स पर भी इम्पैक्ट फास्ट आता है। ये भी टेलर मेड होना चाहिए। टेलर मेड होना चाहिए। वाह, वंडरफुल। मुझे आज बात करके बहुत मजा आया, और बहुत सारे ऐसे इंसाइट्स मिले जो कि मेरे लिए भी जरूरी हैं, और मुझे लगता है हर उस फैमिली के लिए जरूरी हैं जो अपनी फैमिली की केयर करना पसंद करता है। थैंक यू सो मच आने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू, इट वॉज वंडरफुल बीइंग विथ यू। एंड उम्मीद है कि आपके श्रोताओं को ये पसंद आएगा, और पसंद आता है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे,
क्योंकि एक जिंदगी भी हमने इस पॉडकास्ट से बदल दी तो शायद हमारा पॉडकास्ट करना सार्थक हो जाएगा। और इसी इंटेंशन के साथ ही हम काम कर रहे हैं और डेफिनेटली बदल रहे हैं, कोई डाउट ही नहीं है मन में इस बारे में। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।